जी, तो आई होप आप पहले तो उद्देश्य से परिचित हैं कि इस सेशन का उद्देश्य क्या है। थोड़ा सा आपको मदद कर पाना, बता पाना कि क्या पढ़ना है, क्या ध्यान देना है, कौन सी बातें हैं, क्योंकि आप अक्सर ये सुनते रहे हैं और जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जिनका चयन हुआ है, वो आपको अक्सर एक बात कहते दिखते हैं और वो अतिशयोक्ति नहीं है। वो ऐसा नहीं कि अतिशयोक्ति बस ऐसा कह रहे हैं। अक्सर वो कहते दिखते हैं कि इस एग्ज़ाम में जानना ज़रूरी है कि क्या पढ़ना है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इस सेशन का जो प्रमुख उद्देश्य वही है कि आपको थोड़ी दिशा मिल सके कि आपको क्या पढ़ना है, क्या ध्यान देना है, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं। इस सेशन में हम बात करेंगे कि इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था का जीएस में कितना योगदान, उसकी तैयारी कैसे करें, क्या ध्यान दें, क्या ध्यान दिया जाना चाहिए, और थोड़ी सी बात जो सामाजिक मुद्दे हैं उनके बारे में कि उनमें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, उसके स्रोत क्या हो सकते हैं। पर जैसा भी आपसे बात कर रहे थे इतिहास के बारे में और तमाम और बातें भी हुई, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा ताकि मैं देखूं कि आप कैसा सोचते हो, किस पक्ष में सोचते हो। शायद वहाँ से आपको कुछ मदद मिले कि क्या मुख्य रूप से ध्यान देना है। मैं अक्सर जब भी कोई विद्यार्थी बात करता है कि इसे तैयारी करनी, ये करनी, ये पढ़ें, हमने ये सूत्र सुना है, ये चीज़ें सुनी, ये सोर्सेज हैं, दुनिया भर की बातें, तो पहले एक बात बेसिक उनसे पूछता हूँ कि मान लीजिए, एक उदाहरण के लिए बात करूँ कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूँ कि एक छोटा सा काम है मेरा, बहुत बेसिक काम है, कोई सा बड़ा काम नहीं, एक छोटा सा काम है, मुझे अपने घर में खानसामे की ज़रूरत है, एक कुक की ज़रूरत है। आप मेरे लिए एक कुक का इंतज़ाम कर दीजिए, उसका एक इम्तिहान कराइए और कुक को जो है हायर कर लीजिए। आपने कहा ठीक है सर, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आपने एक विज्ञापन दिया पेपर में कि हमें कुक की आवश्यकता है, जो लोग आप इंटरेस्टेड हो जो वो आवेदन करें। कुछ लोगों ने आवेदन किया, आपने कहा कि हम उसमें एक परीक्षा लेंगे, आपने बता दिया कि हम कुक के लिए कुछ परीक्षाएं लेंगे, कुछ सब्जियों इत्यादि के बारे में पूछेंगे। आपने एक सिलेबस भी दे दिया कि एक परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, जिसमें कुछ सब्जियों इत्यादि के बारे में पूछा जाएगा। अब लोग आए, उन्होंने, आपने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन आपने लिखा भिंडी के बारे में कुछ बताइए, भिंडी के बारे में लिखिए, भिंडी के बारे में लिखें। अब मिस्टर ए भिंडी के बारे में लिख रहे हैं, उन्होंने भिंडी का पूरा वानस्पतिक नाम, बॉटेनिकल नेम, उसका फ्लोरल डायग्राम, उसका सारा जो है जितना उसकी जितनी वानस्पतिकी या बॉटनी हो सकती थी सब लिखा, खूब डिटेल में लिखा। आप इस आदमी को चयन करेंगे? क्या बात करते हैं सर, क्यों भाई, इतनी जानकारी तो है इस आदमी को। वो जानकारी किस काम की है, उसको इतनी जानकारी है? हमारे काम की नहीं है, हमें खानसामे की जरूरत है। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आती। यूपीएससी को मैनेजर चाहिए, एकेडमिशियन नहीं चाहिए, प्रोफेसर चाहिए होते तब हम उस तरह के सवाल पूछते, उस तरह की बातें पूछते। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आ रही कि हम तो कह रहे हैं कि आप ग्रेजुएट हो किसी विषय से, हमसे मतलब नहीं है। आप कोई सा विषय पढ़ के हो, कोई सा विषय ऑप्शनल लो, हमें उससे मतलब नहीं है। अगर हमें सच में विषय विशेषज्ञ चाहिए होते तो हम कहते कम से कम पीएचडी हो, कम से कम इतने रिसर्च पेपर लिखे हो आपने। हमें तो चाहिए नहीं, हमें तो कुछ और चाहिए। जैसे आपने कहा हमारे काम का नहीं है, ऐसे आप बहुत भाषा जान, बहुत विषय जान सकते हैं, बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, पर आईएएस के काम के नहीं है। मैं नहीं कह रहा आदमी बेकार है, वो उस काम का नहीं है। इतनी छोटी बात समझने, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम सब जब आज एक YouTube का क्लिक बेट चल रहा है, हर कोई आपको समझाने में लगा हुआ है। आप बाजार निकलिए तो आप देखिए दुनिया भर की बातें हो रही, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, तुमने ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा। औसत 22 से 25 वर्ष के बच्चों का ज़्यादा सिलेक्शन होता है। जाहिर सी बात है वो उतना तो नहीं पढ़ते होंगे जितना औसतन कोई व्यक्ति 30 वर्ष में पढ़ ले, अगर लगातार पढ़ता रहे तो भी। ये एकेडमिक्स का एग्जाम नहीं है। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना आपके लिए बेहतर है। हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, मान लीजिए मिस्टर ए का सिलेक्शन नहीं हुआ और इनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि गलती कहाँ हो रही, तो ये क्या करेंगे, अगली बार आवेदन करने से पहले थोड़ा 2-4 किताबें और पढ़ लेंगे। कि साथ भिंडी के बारे में एक आध बात रह गई थी कि बॉटनी का डिटेल, इसको थोड़ा और पढ़ लेते हैं, कौन सी फैमिली थी, कौन सा ये था, इत्यादि इत्यादि। आप समझ रहे, यही गलती लोग साल दर साल करते हैं तैयारी में। थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और देख लें, थोड़ा और जानकारी हो जाए। अच्छा, मिस्टर बी, एक दूसरे प्रतिभागी ने आंसर लिखा कि भिंडी की सब्जी ग्रेवी में ऐसे बन सकती है, सूखे में ऐसे बन सकती है ना, चूल्हे पे ऐसे बनाई जा सकती है। ए या बी में किसका चयन करेंगे?
बी का। एक और कैंडिडेट भी है सी, उसने क्या लिखा कि भिंडी की सब्जी सूखे में से बन सकती है, ग्रेवी में से बन सकती है, चूल्हे में से बनती है, माइक्रोवेव में से बनती है। भिंडी में तत्व पाए जाते हैं, जिन लोगों को ये बीमारी है उनको भिंडी नहीं खानी चाहिए, जिनको बीमारी है उनको भिंडी अनिवार्य रूप से खानी चाहिए। एबीसी में कौन? सी। बस वही चाहिए। आपकी जॉब क्या है? अगर हम और आप इतनी बेसिक गलती नहीं कर रहे, पूरी प्रक्रिया है क्या? ये सरकार को कुछ मैनेजर्स की जरूरत होती है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो आइए, इसका मतलब सरकार के मैनेजर्स। सरकार को कुछ प्रबंधकों, सचिवों, मैनेजरों की जरूरत होती है। वो एक, जैसे मैंने आपसे कहा था, ऐसे वो एक कमीशन है यूपीएससी, उससे कहते हैं कि भाई मुझे कुछ ऐसे लोग बताइए जिनको हम आगे ट्रेनिंग देके अपने अधिकारी बना सकें। यूपीएससी नोटिफिकेशन देता, जैसे आपने नोटिफिकेशन दिया था, फिर यूपीएससी कहता है ये सिलेबस है, पढ़ के आइए। सिलेबस का सिर्फ, जैसे अभी आपसे सर कह रहे थे कि सिलेबस का सिर्फ इंडिकेशन किया गया है, वो आपको निर्भर करना, ध्यान रखना है कि क्या चाहिए। एक मैनेजर का काम क्या होता है? अब अगर आपको पहली बात समझ में आ गई कि हमारे काम करना ही था, तो शायद दूसरी बात हमें यहां से थोड़ी और हेल्प मिले। अगर ये समझ में आ जाए कि एक आईएएस या आईआरएस या आईपीएस या ऐसे किसी अधिकारी का, या कोई प्रबंधक, उसका काम क्या होता है। आपने वहां देखा खानसामे का काम खाना बनाना था। एक मैनेजर का काम क्या होता है? एक प्रबंधक का, एक अधिकारी का काम क्या होता है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या काम होता है? सोचिए, पहले तो इसी पे दिमाग लगाइए, क्योंकि जानना जरूरी है कि हम इम्तिहान दे किस लिए रहे हैं। एक तो आप जहां भी पढ़िएगा, आप अपने जो आप तैयारी शुरू करिएगा, तो मेरी स्ट्रांग रिकमेंडेशन, और कई विद्यार्थियों ने कहा सर ये चीज़ हेल्प करी, आप वहीं बोर्ड पे मेज के सामने लिख दीजिए कि ये यूपीएससी का एग्जाम एक अधिकारी के लिए है, ना कि एकेडमिक के लिए, ताकि जब भी आप बहुत ज़्यादा गहरे जाएं पानी में तो आपको तुरंत याद आ जाए कि अरे मैं गलत दिशा में जा रहा हूं। प्रबंधक का काम होता है स्रोतों का बेहतर मैनेजमेंट करना। चलिए मैं आपसे इसी बात को आगे बढ़ाता हूं, स्रोतों का बेहतर मैनेजमेंट। मैं आपसे कहूं कि इसी क्लास की बात करते हैं कि आप एक काम करिए, विजन को एक क्लास लगानी है, कहीं पर कुछ विद्यार्थियों को बुलाना है और वो बात करना चाहते हैं कि इम्तिहान कैसे हो। आप इसका प्रबंधन करिए। कैसे करेंगे आप प्रबंधन? पहले तो आप देखेंगे कौन सी जगह हो और संरचना ठीक हो। और संरचना में क्या क्या ध्यान रखेंगे कि बच्चों के आवागमन का काम आसान हो, मेट्रो के आसपास हो और बढ़िया है, वहाँ पर कम से कम पर्याप्त सीटिंग अरेंजमेंट हो, एसी वगैरह लगा हो, तकनीकीगत चीज़ें हो, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान हो, वॉशिंग रूम फैसिलिटीज़ हो। ये सब तो ये सब देखिए, पूछ रहे हैं कि नहीं पेपर 1 में? पेपर 1 पूरा क्या है? इसी अवसंरचना को समझने की कवायद है कि आप जिस स्रोतों का प्रबंधन करने जा रहे हैं उनको जानते हैं कि नहीं, कि उस कौन से समाज के लोग हैं, उनके पास ज्योग्राफी में क्या क्या है। ज्योग्राफी क्या पढ़ते हैं आप? स्रोत देखते हैं कि हमारे पास कौन सा स्रोत कहाँ है। आप जो है इतिहास से उसका जुड़ाव देखते हैं कि कैसे हम इनमें तारतम्यता बनाते हैं। यही तो हुआ पेपर 1। आप देखिए ध्यान से, तो फिर आप जब प्रबंधन करोगे तो आप देखोगे कि भाई प्रबंधन के लिए विजन के मानक क्या, कुछ रूल होंगे ना, कुछ नियम होंगे, कुछ नियमावली होंगी। नियमावली के अंतर्गत इन सब चीजों को क्या, यही पेपर 2 है। आपको एक नियमावली दे दी गई, संविधान, तो पता होना चाहिए ना कि मैं जिसके लिए नौकरी करने जा रहा हूं उनकी नियमावली क्या है। आपसे बेसिक उम्मीद की जाती है कि आप नियमावली जानते हो, उनके मंत्रालयों को जानते हो, विभागों को जानते हो, इत्यादि इत्यादि। अब मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि जो है खानसामे की बात करें, तो वो खानसा, उसको पता होना चाहिए किसके यहाँ कुक है, वो जैनी है कि नहीं है, वो नॉनवेज खाते हैं कि नहीं खाते, वो पता होना चाहिए उनको। ठीक उसी तरीके से जो है आपको पता होना चाहिए कि आप जिस देश की स्रोतों का प्रबंधन करने जा रहे हैं उसकी रूल बुक, यानी रूल बुक का मतलब संविधान, रूल बुक क्या कहती है, उसमें क्या क्या बातें हैं, वो कैसे वे प्रबंधन करते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है। और प्रबंधन में ये भी तो देखना होगा विजन के पास कितना फंड है, कितना फंड है, कौन कौन से स्रोत है, फंड कैसे रेज किए जा सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। ये आपका पूरा तीसरा पेपर है। तो आप अगर ध्यान से देखें, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बताऊं कि कहा भी जाता है, जो लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं, चाहे वो आईएम में पढ़ रहे हो, हार्वर्ड में पढ़ रहे हो, कहा जाता है किसी चीज़ के प्रबंधन में 4 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके अवसंरचनात्मक तत्व को जानिए, इसको सिस्टम थ्योरी बोलते हैं अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो। उसके अवसंरचना को समझिए, उसके राजनीतिक घटकों को समझिए, उसके आर्थिक घटकों को समझिए और उसके नैतिक घटकों को समझिए। जैसे यहाँ पे मैं वो उदाहरण नहीं दे सकता जो उदाहरण मैं शायद किसी दूसरे पाश्चात्य देश में दे सकता था, क्योंकि नैतिक पक्ष होता है। कोई ताजुब नहीं, आपके जीएस में भी 4 पेपर है। तो ऐसे रैंडम पेपर नहीं बनाया गया, उसका लॉजिक है, उसके पीछे एक तर्क कार्य कर रहा है कि ऐसा क्यों किया गया है। तो पहली और सबसे जरूरी बात तो मैं यहीं से शुरू करूंगा
कि एक तो ये कि बहुत अच्छा लगता है आपस में बोलने में, समझने में कि अरे मुझे तो ये पता है, मैंने ये किताब भी पढ़ी, वो किताब भी पढ़ी है, ये शोध पत्र भी पढ़ा है, वो रिसर्च पेपर भी पढ़ा है, मुझे ये सारी जानकारी है। लेकिन आपकी आवश्यकता थोड़ी स्पेसिफिक है, और इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर 21-22 साल के बच्चे हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है पढ़ाई का वो, अगर मुझे सच में आपकी एकेडमिक नॉलेज चेक करनी होती, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि आप आर्ट्स पढ़े हो, साइंस का ऑप्शन ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। साइंस पढ़ो, आर्ट्स का ऑप्शनल लो, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं ऑप्शनल देखना ही नहीं चाह रहा, आपका वो इंटरेस्ट नहीं, मुझे देखना है कि आप उसको अप्रोच कैसे करते हो। मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे ड्राइवर चाहिए तो मुझे इससे मतलब नहीं कि आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी कैसे चलाते हो वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। उससे अंदाजा लग जाएगा कि आपको समझ है कि नहीं। तो पहले तो इस बात पे अगर आप बिल्कुल प्रारंभिक दौर पे अपनी तैयारी की, जैसा कि अनुमानता होंगे आप, तो सबसे पहले तो आपको स्वयं विश्लेषण इस बात से करना चाहिए। एक सिलेबस सामने रखिए, इसलिए आपको सिलेबस दिया गया है कि आप इसको ले जाके बिल्कुल पेस्ट कर लीजिए जहां आप पढ़ें। और सिलेबस, आप यकीन मत मानिए मेरा, कोई भी सिलेक्टेड कैंडिडेट को आप सिलेबस का कोई पॉइंट बोल के देखिए, बता देगा कि इस पेपर में कहां पर है। सिलेबस याद रखना शायद पहली शर्त है, आपको पता होना चाहिए मुझे क्या ध्यान रखना है, किन चीज़ों में फोकस करना है, इत्यादि इत्यादि। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ अर्थव्यवस्था की, आपको सामान्यतः लोग कहते मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। अरे इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना आपको इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है, मूलभूत अंतर है। इकोनॉमिक्स पढ़ने में फिर तो कीन्स पढ़िए पूरा, फिर तो पूरा जो है एडम स्मिथ पढ़िए, शुरू करिए वेल्थ ऑफ नेशन से। लोग 5-5 साल 7-7 साल लगाते हैं अर्थशास्त्र पढ़ने में, औसतन 7 साल लग जाते हैं ठीक ठाक अर्थशास्त्र समझने में। आपको इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना। और फिर अगर वो कहें कि अरे तुमने कीन्स के सिद्धांत नहीं पढ़े, हमने तो पढ़े, हमने तो बाकायदा जो है ये पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय का शोध पत्र पढ़ा इसके ऊपर, उसकी आवश्यकता नहीं है। आपको ये समझना चाहिए कि आपकी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, कौन कौन से उसके मौलिक स्रोत है, उसके क्या पक्ष हैं। अब अर्थव्यवस्था में क्या क्या चीजें होती हैं भाई, अर्थव्यवस्था में आपका पहले तो अर्थव्यवस्था का आकलन कैसे होता है, उसके क्या घटक, इसलिए आपको जीडीपी इत्यादि के बारे में पता होना चाहिए। आकलन कैसे होता है, विकास क्या है, समावेशी विकास क्या है, कैसे काम करता है, उसके क्या क्या घटक हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो वित्तीय व्यवस्थाएं हैं, मुझे ऐसे भी विद्यार्थी मिले हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं इकोनॉमिक्स की, उनसे पूछ लो कि छब धन और वित्त में अंतर क्या है, नहीं पता। धन और वित्त का अंतर नहीं पता, सिद्धांत बहुत पता है, आप मेरे किसी काम के नहीं। ठीक वैसे जैसे आपको बॉटनी बहुत पता थी, क्योंकि फिर आप प्रबंधन नहीं कर पाएंगे। अब अगर आप देखें तो इकोनॉमिक्स में, इसीलिए आप पीटी में देखोगे कि करीब आधे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शब्दावली पर आधारित होते हैं, कि आपको शब्दावली ठीक ठीक समझ में आती है कि नहीं, इससे आशय क्या है, ये कौन करता है, क्या इसके घटक हैं। तो ये पहली बात समझना बहुत जरूरी है। आई होप मैं आपको तार्किक लग रहा हूं बात में तर्क है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा ये इनकन्वीनियंस सा लगे, क्योंकि आपने तो सोचा होगा कि हाँ बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, ये किताब वो किताब, ये भी पढ़ेंगे वो भी पढ़ेंगे, लेकिन वो सब द्वितीयक बातें। पहली बात तो समझना कि उद्देश्य क्या। अब यहाँ पे अगर मैं ये सोच के आऊं कि मैं इन बच्चों को बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है, उद्देश्य क्या है, उनको हेल्प करना है समझने के लिए कि क्या करना है एग्जाम के लिहाज से। तो ये बहुत जरूरी है कि ये इम्तिहान है किस चीज का। बाकी आपकी इच्छा, आप चाहें तो एकेडमिक डिबेट में चौराहों पर आप भी खूब सारी बातें करें, आपको भी वहाँ प्रशंसा मिलेगी, लेकिन इन्हीं में से जो बचता बचता वहां पहुंच जाएगा तो उसकी दूसरी तरह की प्रशंसा है, वो आपको चयन करना है कि आपको अगले साल यही मिलना है या अगले साल वहां पहुंचना है। और उसके लिए समझना बहुत जरूरी कि उद्देश्य क्या है। मैं इसीलिए आपको तर्क दे रहा हूं कि अगर कम उम्र में लोगों का सिलेक्शन हो रहा है, अपने आप में प्रूफ है, अपने आप में प्रूफ है कि ये नॉलेज की बात नहीं है, ये आपके एप्लीकेशन की बात है कि आपको चीजें कितनी पता है। अब आप कोई आपसे कहे कि आप बढ़िया ड्राइविंग करते हो, आप मुझे इंजन की डिटेल बताने लगो, अरे बढ़िया ड्राइविंग के गुर क्या होते हैं, ये गाड़ी कैसे निकलेगी, पार्क कैसे करेंगे, क्या ध्यान रखना है, माइलेज कैसे बढ़ जाता है गाड़ी का, इत्यादि इत्यादि। तो अगर हम बात करें, पहली बात तो आपको समझना जरूरी कि इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, आप इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है इंडियन इकोनॉमी या भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसका क्या स्थान और उसके क्या क्या चुनौतियां, अवसर इत्यादि। तो पहले तो ये आपको मैं चाहता था कि आपके मन में बात स्पष्ट हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है। और अगर हम बात करें तो अगर एग्जाम की बात की जाए,
आई होप आप सभी को पता है एग्जाम के 3 चरण हैं, वो तो बहुत बेसिक बात है कि प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, मेंस का एग्जाम होता है और इंटरव्यू होता है। प्रीलिम्स का एग्जाम क्वालिफाइंग होता है। कोई तर्क है क्वालिफाइंग क्यों रखा गया होगा? उसका नंबर क्यों जोड़ते क्यों नहीं? जरा देखो कितने तार्क। मैं फिर कह रहा हूं कि आप पहला पूरा फोकस करिए अगले कुछ दिन तैयारी के, थोड़ा तार्किक होने, हर चीज के रीजन समझिए कि चीज क्यों हो रही है। कोई चीज हो रही है तो क्या हो रहा है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं, क्यों हो रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के नंबर को जोड़ा क्यों नहीं जाता? जरा देखो कितना तर्क आपका। आप सभी जानते हो प्रीलिम्स के नंबर को नहीं जोड़ते, बस क्वालिफाई करते हैं कि आप क्वालिफाई होना चाहिए। प्रीलिम्स के नंबर को जोड़ते क्यों नहीं हम? फिर इतना मेहनत करके इम्तिहान पास करना, उस नंबर को जोड़ क्यों नहीं रहे आप? क्या तर्क है? देखिए, मैं आपको थोड़ा असुविधा में डाल रहा हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि आप इस तरह से सोचिए इसको। पहले अगर मैं ठीक पीछे ले जाऊं आपको, आज के 40 साल पहले तो प्रीलिम्स का इम्तिहान होता भी नहीं था। प्रीलिम्स का इम्तिहान नहीं होता था, आपको सीधे सीधे मेंस का इम्तिहान देना होता था, उसके बाद इंटरव्यू देना होता था। जब कैंडिडेट बहुत ज्यादा हो गए तो अब जाहिर सी बात, हम कितने कैंडिडेट्स का जो है एग्जाम कराएं, उसकी अपनी कॉस्ट, उतने लोगों की कॉपी चेक करना, उतना मेंटेन करना। तो कहा गया एक फिल्टर लगा देते हैं, एक छन्नी लगा देते हैं। जैसे गेहूं है, आप गेहूं में बहुत ज्यादा बालू या कंकड़ है तो आप क्या करते हो, छन्नी से पहले छान लेते हो कि यहाँ पहले ये छन जाए, कंकड़ कम से कम बड़े बड़े किनारे हो जाएं। इसीलिए फिर प्रीलिम्स का राउंड लाया गया। तो प्रीलिम्स का उद्देश्य ये कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो अपनी तैयारी को लेकर सीरियस नहीं, जिनमें अभी वो गंभीरता नहीं है, वो किनारे हो जाएं, ताकि जो जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, जो गंभीर कैंडिडेट्स हैं, जो बेहतर कैंडिडेट्स हैं, उनमें सही मामले में प्रतिस्पर्धा कराई जाए। इसीलिए वो सिर्फ छन्नी का काम करता है, वो फिल्टर है एक। अगर मान लीजिए सैद्धांतिक तौर पर कि ऐसे प्रीलिम्स में कैंडिडेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, जैसे लगातार हो रहा है, 8 लाख 10 लाख कैंडिडेट हो रहे हैं, अगर ये 20 लाख हो गए तो हम प्रीलिम्स से पहले भी और एग्जाम कराएंगे। फिर कुछ ऐसा एग्जाम फिर होगा कि यही लोग फिर प्रीलिम्स दे पाए, तभी तो व्यवस्था हो पाएगी। उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं कि आपका क्वेट में इतना नंबर आना चाहिए था या ऐसा कुछ होना चाहिए था, वो कोई भी व्यवस्था हो सकती है। तो ये सामान्य प्रक्रिया प्रीलिम्स इसीलिए ताकि जितने नॉन सीरियस कैंडिडेट, तो अगर ये छननी है बॉस, तो ध्यान रखिएगा यहां पे हम क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे पूछेंगे कि उनकी सीरियसनेस चेक हो, ना कि उनका नॉलेज, ना कि उनकी डेप्थ, ना कि उनका नॉलेज, ना कि उनकी डेप्थ। सीरियसनेस पे ज्यादा, उनको कितना चीजें बेसिक पता है कि नहीं, आइडिया है कि नहीं। और यही वजह है कि आपको लोग कहते मिल जाते हैं कि जो है अगर आप 4-5 विषय में ठीक हैं, जो मूल विषय कहे जाते हैं, वो मूल इसीलिए शायद कहे जाते हैं क्योंकि उनके क्वेश्चन जैसे मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इकोनॉमी के क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटी के क्वेश्चन है, जैसे इन्वायरमेंट। अब आप सोच के देखिए, तर्क देखिए, इसी एग्जाम से आईएफएस वालों को भी होना है और आईएफएस वालों को इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो भाई हम इन्वायरमेंट के 15-20 क्वेश्चन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? बिल्कुल तार्किक है कि अगर आपको तर्क आता है, मैं फिर कहूंगा, अगर आप तार्किक नहीं है तो सच जानिए, आप कितने भी टैलेंटेड हो, कितना भी पढ़ ले, इस इम्तिहान में नहीं हो पाएगा। वही बात कि हमारे काम के नहीं। आप हो सकता है बहुत बड़ा कल प्रोफेसर बन जाए, आप हो सकता है कल बहुत बड़े एकेडमिशियन बन जाए, बहुत बड़ा कोई शोध कर ले, इस इम्तिहान में काम के नहीं, इसमें कहीं दो मत नहीं। और ये बात मेरी आज थोड़ी सी आपको हार्श लग सकती है, लेकिन जब आप तैयारी में आएंगे तो आपको भी लगेगा हाँ ये बात लॉजिकल की। अगर मैं तार्किक नहीं हूँ, और तार्किक का मतलब यही कि ये समझना कि क्यों है, इसके क्या पक्ष हैं, क्या कारण है, इत्यादि इत्यादि। क्योंकि जो व्यक्ति तार्किक नहीं होगा, जो ये नहीं समझ पाएगा कि बी का कारण ए है, वो कभी ए का अनुप्रयोग कर नहीं पाएगा, ए का अनुप्रयोग नहीं कर। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके अंदर वो तर्क का विकसित होना। तो थोड़ा कोशिश करिए अपने अंदर वो तर्क लाने की। पीटी अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स का उद्देश्य ये होता है कि जितने भी नॉन सीरियस कैंडिडेट हैं, जो गैर जिम्मेदार कैंडिडेट हैं, जिनको बेसिक जानकारी भी नहीं है ना, उनको हम बाहर कर दें, उनको हम फिल्टर लगा दें। तो ये फिल्ट्रेशन इसीलिए किया जाता है और इसीलिए आपसे कहा जाता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जिनको अगर आप ठीक से कर लें तो पीटी निकल जाता है आसानी से। उन विषयों में से एक विषय है इकोनॉमी। अगर आप देखें तो लगभग प्रारंभिक परीक्षा में आप कह सकते हो कि 20 से 25 क्वेश्चन, कभी 20, कभी 25, कभी 18, एक औसत अगर हम बात करें तो 20 से 25 क्वेश्चन अर्थशास्त्र के आते हैं। कम भी हो सकते हैं, मैं ऐसा क्लेम नहीं करता, मतलब पिछले 10 वर्ष का अगर हम औसत निकालें तो 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। और मजेदार बात यह है कि इन 20 क्वेश्चन का अगर हम स्वभाव देखें, यहां पर इकोनॉमिक्स आपके काम में आता है। और मैं हमेशा कहता हूं, और ये मुझसे यकीन मत मानिए, आप जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ उनसे पूछें, जो लोग हर साल आपको पीटी निकालते मिलते हैं उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि पीटी निकालने के लिए इकोनॉमिक्स सबसे बढ़िया हथियार है।
उसका कारण ये है क्योंकि इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन पीटी में पूछे जाते हैं वो थोड़ा सरल स्वभाव के होते हैं, थोड़ा उनका नेचर सरल रखा जाता है, सरल रखा जाता है। वो क्यों, उसका कारण है, कारण ये क्योंकि भारत में लोगों की आर्थिक जागरूकता बहुत कम है। फिक्की की आधिकारिक रिपोर्ट है, फिक्की जो संस्थान है, कि भारत में सिर्फ 27% लोगों को मूलभूत इकोनॉमिक्स के शब्द पता थे। जब लोगों से पूछा गया भाई रेपो दर क्या होती है, नहीं पता। राजनीतिक चीजें मुझे बहुत पता है उनको, वो आपको उल्टा बता देंगे कि संविधान ये कहता है। आप उनसे इतिहास की चीजें पूछे वो सब बता देंगे, लेकिन रेपो दर नहीं पता। उनसे पूछा गया भाई ये जो है भुगतान संतुलन क्या होता है, नहीं पता। चालू खाता घाटा आप सब खबर में सुन रहे, क्या चीजें नहीं पता। तो जब जिस देश में औसतन लोगों को इकोनॉमिक्स कम आती हो, अगर मुझे वहां पे सवाल बताना होगा, बनाना होगा, तो तर्क यही कहता है कि मैं क्वेश्चन को सरल रखूंगा, तभी तो बात बनेगी। और यही कारण है कि आप पीटी के क्वेश्चंस को अगर आप देखो तो सरल रखे जाते हैं। अब सरल कैसे रखे जाते हैं, दो तरीके से। या तो मैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लूं आपसे, ये कि मौद्रिक नीति का प्रबंधन, इस 2022 से क्वेश्चन है कि मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है, आरबीआई। इसमें तो पता नहीं, आप हर 2 महीने पे खबर सुनते हो कि मौद्रिक नीति में आरबीआई ने घटाया, बढ़ाया, इत्यादि इत्यादि। तो ये सवाल आया 2022 में, मौद्रिक नीति का प्रबंधन कौन करता है। या क्वेश्चन डिफिकल्ट हो तो उसको सरल कैसे कह सकता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, एक छोटा सा आप लॉजिक मुझे बताओ कि मान लीजिए महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप क्लासेस में उसके बारे में पढ़ेंगे, पढ़ा होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या प्रतिभूतियां। तो मान लीजिए मैं आरबीआई हूं, मैं प्रतिभूतियां बेच दूं, तो आपके पास चली जाएगी प्रतिभूति और मुझे मिल जाएगा पैसा। प्रतिभूति एक तरह का डॉक्यूमेंट है कि आपने मुझे कर्जा दे दिया, तो मैंने आपको दे दी प्रतिभूति, मुझे मिल गया पैसा, आपको मैं 2-3 साल बाद पैसा वापस करूंगा ब्याज के साथ। तो इस समय जब मैंने प्रतिभूति जारी कर दी तो सिस्टम से पैसा कम हो गया, सिस्टम से पैसा कम हो गया, महंगाई में नियंत्रण हो। कहा जाता है कि सिस्टम में मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है तो महंगाई कम होने लगती है। तो सवाल पूछा गया इस साल 2022 का सवाल है कि किसी भी देश में यदि मुद्रास्फीति अधिक हो तो वहां का केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की संभावता खरीद करेगा, बिक्री करेगा, बिक्री करेगा। अब अगर आपको ये सवाल पता होता, बाकी लाइनें ना भी पता होती, तो इलिमिनेशन में आपका क्वेश्चन हो जाता, क्योंकि पहला स्टेटमेंट गलत है और 3 ऑप्शन ऐसे थे जिसमें कहा गया था कि पहला स्टेटमेंट सही है। इस क्वेश्चन को जानबूझ के सरल बनाया गया। अगर इसी को हम थोड़ा चेंज कर देते ऑप्शंस में तो डिफिकल्ट हो जाता। यह भी एक तरीका होता है प्रबंधन का। प्रबंधन में यह भी शर्त होती है, ड्राइवर को जानना है कि ड्राइवर कितना काबिल है, तो उसको स्ट्रेस में भी तो ले जाऊंगा कि देखो जरा स्ट्रेस वाले वो चांदनी चौक में गाड़ी कैसे चलाता है, वहां पे उसके पास है तरीका कि नहीं। अच्छा ड्राइवर चेक करना तो ये भी तो देखना होगा कि चांदनी चौक में गाड़ी चला पाता है कि नहीं, हाईवे भी तो चला ले, अच्छी बात है। इसलिए आप देखो कुछ क्वेश्चन को जानबूझ के, जो अपरेंटली ऐसा लगता है, प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन 2 मिनट अगर आप रुकोगे, 1 मिनट शांति से देखोगे इसको, तो आपको उसमें रास्ता दिखने लगेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करिए, तो आपको दिखने लगता है कि भले आपको चीजें नहीं पता पर एलिमिनेट हो रही हैं। यहां से आपको एक तर्क मिल रहा है कि अच्छा ये तो नहीं हो सकता, ये हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। मैं फिर कह रहा हूं तर्क, पूरी कोशिश इसी बात की कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको हम बेहतर ट्रेनिंग दे पाए। तो प्रीलिम्स में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस में से अगर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप यकीन जानिए कि 13-14 क्वेश्चन आसानी से सही होते हैं अगर आपने बेसिक कंसेप्ट ठीक से पढ़ा है और उनका एप्लीकेशन पे ध्यान दिया है। अगर आप 14 क्वेश्चन सही करते हैं और आप जानते हो कि 50-55 पे सिलेक्शन होता है आपका पीटी का, 50-55 नेट पे सिलेक्शन हो जाता, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी डील है। अगर आपके पास 2-3 विषय ऐसे, और मैं फिर कहूंगा ये भी बड़ी मजेदार बात है कि आप किसी भी साल का पेपर उठा लीजिए, कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल बेसिक। लोग करते क्या है, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी तरह चीजें कर रहे हैं, खूब ये सब पढ़ रहे हैं, वो डिटेल में जा रहे हैं और उनको बेसिक चीजें नहीं पता है। अगर उन 100 में से ये 35 क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएं, जो बिल्कुल बेसिक है, एनसीईआरटी से लिए जाते हैं, तब आपकी संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर आपने 35 क्वेश्चन, आपको लग रहा है पहले राउंड में कि 35 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे होगा। फिर आप 2-4 क्वेश्चन को गेस भी करते हो, तो 35 आपके बेसिक सही है। मैंने आपको कहा ना, छन्नी लगाया मैंने देखने के लिए, तो 35 बेसिक रखा है कि ये तो इनको श्योर होना चाहिए, इनका तर्क काम करना चाहिए। अब कोई ऐसा आदमी जिसको इतिहास के बारे में बेसिक चीजें ना पता हो
कि असहयोग आंदोलन कब हुआ, ये कब हुआ, या रिपोर्ट दर क्या होता है, कैसे मैनेज होता है, तो जाहिर सी बात है उसको तो हम नहीं रख सकते सिस्टम में। तो उसको संविधान के बारे में बेसिक चीजें, तो 30-35 क्वेश्चन आपके बहुत मौलिक आते हैं। अब मेरी बात मत मानिएगा, आप घर पे जाके पेपरों को देखिएगा, 30-35 क्वेश्चन बहुत मौलिक आते हैं, वो गलत नहीं होने चाहिए। जब वो क्वेश्चन गलत होते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं कि वो तो एक्सचेंज रेट वाला क्वेश्चन बिल्कुल सही है उनका, नीड और रीड सही करके आए, पर ये क्वेश्चन गलत कराए कि मौद्रिक नीति कौन करता है, उनको लगा रही है पता नहीं इसमें कुछ और बात होगी। आपको बेसिक क्वेश्चन आपके सही होने, आपका तर्क ठीक होना जरूरी है, और उसके बाद आप देखते हो तो इकोनॉमिक्स यहाँ पे बहुत मदद करता है, क्योंकि 12-14 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत बेसिक रहते हैं, बहुत बेसिक होते हैं, आम जो रोजमर्रा की खबर है उससे जुड़े हुए, उसको अगर आप ठीक कर ले जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आपकी संभावना बढ़ जाती है। और मैं फिर कहूंगा कि हालांकि पीटी फिल्टर राउंड है, लेकिन इस इम्तिहान में सबसे डिफिकल्ट भी पीटी है, क्योंकि अगर तर्क लगाएं तो कैंडिडेट वाइज एक सीट पर एक कैंडिडेट के खिलाफ हजारों में कैंडिडेट हैं। मेंस में 1:10 का रेशियो आ जाता है, अब आपकी 10 में लड़ाई है। इंटरव्यू में 1:3 का रेशियो आ जाता है, 3 में लड़ाई है, तो संभावना वहां लॉजिकली बढ़ जाती है। और इसीलिए पूरी फोकस, पूरी एनर्जी लगाइए कि ये मैं हमेशा कहता हूं पीटी रेल के डिब्बे में घुसने जैसा है। एक बार घुस गए तो फिर स्लीपर की बोगी भी मिल सकती है, एयर कंडीशनर और फर्स्ट क्लास भी मिल सकता है। ट्रेन छूट गई तो दिक्कत है, फिर अगली ट्रेन का इंतजार करिए, अगले साल इंतजार करिए। इसलिए पीटी को बिल्कुल लाइटली लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैथमेटिकली जब मान लीजिए 1000 सीटें हैं और 5 लाख लोग दे रहे हैं, तो आप देखिए प्रोपोर्शन निकाल के कि एक सीट पर कितने लोगों की फाइट है। देखिए, मैं इकोनॉमिक्स में व्यक्ति हूँ, तो हमेशा आंकड़ों और तर्क में बात करता हूँ ना, कि आपको तर्क समझ में आना चाहिए कि हाँ ये तर्क क्या है। तो अगर आप पीटी को सीरियसली लेते हैं, अगर एक बार पीटी निकलता है तो आपको बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी जो कहते हैं कि हाँ पीटी आयरन गेट है। इस बार अगर आप देखें तो जितने भी आपको टॉपर्स मिलेंगे टॉप 50 में, सभी कहेंगे भाई साहब ऐसे कितने लोग हैं जिनका पीटी नहीं निकला, पीटी निकलने के बाद वो तुरंत फिर जो है टॉप 50 में आ गए, क्योंकि पीटी आयरन गेट है। ये नहीं खुला तो बाकी सारी बातें बेकार हो जाती हैं। इसलिए पीटी को, और इसलिए इकोनॉमिक्स का महत्व है। तो जो है आपको पीटी में कम से कम 14-15 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, और हो सकते हैं, संभव है। मैं 20 क्वेश्चन नहीं करा कि 20 में 20, अगर कोई कहे 20 में 20 सही जाएंगे तो मान के चलिए आदमी तार्किक से बात करना बेकार है फिर, क्योंकि उस प्रेशर में, उन चीजों में, हाँ 20 में 14-15 किए जा सकते हैं। अगर हम बात करें मेंस में, तो आप देखते हो कि थर्ड पेपर जो आपका है जीएस का, आपके पास सिलेबस है जीएस का, जो थर्ड पेपर है जीएस का थर्ड पेपर, उसके लगभग आधे सेक्शन इकोनॉमिक्स के हैं। तो आप देखते हो लगभग 50% पेपर इकोनॉमिक्स का। यहां पे क्वेश्चन की प्रवृत्ति थोड़ी अलग होती है। अगर आप देखें तो लगभग हर साल एक निबंध भी आता है जो आपका सामाजिक आर्थिक विषयों पर आधारित होता है। गरीबी हो सकता है, जनसंख्या प्रबंधन हो सकता है, जनसांख्यिकी हो सकता है, ऐसे बहुत समावेशी विकास हो सकता है। ऐसे बहुत सारे निबंध आते हैं लगभग हर साल, जो आपके आर्थिक सामाजिक समझ पर निर्भर करते हैं। और अगर आप देखें तो जैसे मैंने भी आपको कहा कि पीटी के क्वेश्चंस और मेन के क्वेश्चन में थोड़ा आपको अंतर दिखता है। तो अगर हम एक एक की बात करें, अगर मैं जितने भी विद्यार्थियों से अभी तक संपर्क आया, जिनसे बात हुई, तो इकोनॉमिक्स को लेकर अगर मैं देखूं तो 5 चीजों को लेकर उनके मन में द्वंद्व रहता है। मैं एक एक चीजों की बात फटाफट करूंगा कि वो कौन सी 5 चीजें जिनको लेकर आपके मन में द्वंद्व है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। पहला तो सबसे बड़ी बात यह कि पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में तो एक लाइन में दिया हुआ प्रीलिम्स में कि आर्थिक सामाजिक विकास, गरीबी, जनसांख्यिकी। अब एक लाइन का सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं अलग अलग तरीके से। तो सिलेबस क्या होना चाहिए, कहां से पढ़ा जाए। अब जब उन्होंने सिलेबस बताया नहीं है तो मैं आपको सिलेबस कैसे बता सकता हूं। एक ही तरीका है, अगर मैं पिछले सालों के क्वेश्चंस को देखूं और उसके रुझान को समझने की कोशिश करूं, तब कुछ चीजें समझ में आती हैं कि हाँ ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं जिनसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ मोटे मोटे शीर्षक हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ी चुनौती है इस एग्जाम में कि स्रोत क्या इस्तेमाल करें, क्या सोर्सेज हो, क्या सोर्सेज इस्तेमाल किए जाएं। करंट अफेयर्स को हम कैसे प्रबंधित करें, करंट अफेयर्स का प्रबंधन कैसे करें, उनको कैसे ध्यान दें। और एक ही सवाल भी कि सर पिछले साल के क्वेश्चंस क्यों करें, वो दोबारा रिपीट तो नहीं होंगे, उनका करने का तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। तो आप ठीक वैसे ही पूछ रहे हो कि सर मैं अगर आपसे पूछूं कि महेंद्र सिंह धोनी या सचिन तेंदुलकर नेट प्रैक्टिस क्यों करते हैं,
वही बॉल तो दोबारा नहीं आनी एग्जाम खेल में, तो नेट प्रैक्टिस करने का कोई तुक नहीं बनता आपके हिसाब से देखा जाए तो। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि आपको अपनी गलतियां दिखने लगती हैं कि आप संभावित गलतियां कहां कहां कर सकते हो, किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वहीं एक पैटर्न भी दिखने लगता है कि अगर मुझे नहीं आता तो ये टॉपिक है, ये टॉपिक है। मैं आपको बताऊं, नाम लेना ठीक नहीं हूं, ऑन एयर हूं, बहुत सारे जो है वो आपके आने वाले समय में सीनियर भी बनेंगी। एक विद्यार्थी में जो ठीक ठीक है, उसके पास बाकायदा लिस्ट थी कि इकोनॉमिक्स के ये 6 टॉपिक हैं जिनमें मैं क्वेश्चन गलत कर जाती हूं अगर मैं गेस करूं तो। अगर मैं गेस करूं तो ये 6 क्वेश्चन ठीक, वैसे जैसे सचिन को पता है कि अगर लेग बाय पे बॉल आई तो मैं आउट हो जाऊंगा। आपको ये पता होना चाहिए कहां पर रिस्क नहीं लेना है, ये भी जानना बहुत जरूरी है, और ये आप ही जान सकते हो, उसको कोई बता नहीं सकता। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपको समझ में आता है कहां रिस्क लेना जरूरी है, कहां नहीं जरूरी है। अब उसे पता था 6 ऐसे टॉपिक है जिसमें जब भी गेस करती हूं क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो इसमें अगर मुझे पता होगा तभी मैं करूंगी, नहीं तो मैं गेस नहीं करूंगी। 5-6 ऐसे टॉपिक्स है जहां पर मेरा गेस काम करता है, शायद बैकएंड में कहीं पढ़ा है या कुछ चीजें हैं, तो वहां पर हम एक रिस्क लेंगे। ऐसे आपको हर एक विषय में मोटे मोटे 100-150 टॉपिक सब मिला के विषय को होंगे। अगर हम 5-6 बड़े विषय देख लें तो मोटे मोटे 100-150 टॉपिक आएंगे, 200 टॉपिक। इन 200 टॉपिक में आपको ठीक ठीक पता होना चाहिए कहां पे मेरा गेस काम करता है, कहां मेरा गेस काम नहीं करता है। मैं इस पर नहीं खेल पाता हूं, फुल टॉस में आगे आके हिट कर देता हूं, समझ में आ जाती फुल टॉस बॉल कहां पड़ेगी, इस पर मुझसे नहीं खेली जाती। मुझे पता होना चाहिए अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस, वो तब आती है जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हो। इसलिए मैं इस एग्जाम में हमेशा कहता हूं कि प्रीलिम्स के कम से कम 5 महीने पहले, आप मोटा मोटा समझ लो जनवरी से, रोज औसतन आपको 50 क्वेश्चन करने चाहिए घर पे। औसतन 50 क्वेश्चन अगर आप करते हैं तो आपको अंदाजा लगने लगे, और 1 महीने पहले हो सके तो ये करना शुरू करिए कि ठीक 9:30 से 11:30 कुर्सी मेज पे बैठिए, पंखा उंखा बंद कर दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता एग्जामिनेशन हॉल कहाँ मिलेगा, वहां पंखा चलेगा कि नहीं चलेगा, उस दिन कितनी गर्मी रहेगी, इसमें आपका कोई नियंत्रण नहीं है। तो आप देखेंगे आपका दिमाग एक खास तरीके से काम करना शुरू करता है। स्रोतों का प्रबंधन ऐसे ही किया जाता है। तो वो आपको ध्यान देना होगा कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर क्यों करने हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन पेपर करते हो, जैसे कहा जाता है कि एक बहुत फेमस थ्योरी है कि व्हाट योर माइंड डज नॉट नो योर आईज कैन नॉट सी। जिसका आपको दिमाग नहीं जानता, आपकी आंखें उसको देख नहीं पाती। जैसे आपने कभी ध्यान दिया हो तो आप मेट्रो से जाते हो, मेट्रो में तमाम तरह की भारत सरकार की स्कीम होती हैं, और पिछले 3 साल से तो मैं देख रहा हूं कि जीटीबी मेट्रो स्टेशन पर जो प्रचार किया जाता है स्कीम का, वो आपके यूपीएससी के प्रीलिम्स में आया हुआ है। मुझे ठीक ठीक याद है, आयुष्मान डिजिटल मिशन का प्रचार जीटीबी मेट्रो स्टेशन पे करीब 1 महीने था। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, अटल मिशन, इनोवेशन मिशन, वहां लगा हुआ था मेट्रो स्टेशन पे जो गवर्नमेंट ऐड करती है। आपको वहां पे बिल्कुल, जब आप कोई ऐड देखते हो तो वहां पे आप ध्यान दोगे अगली बार, तो वहां पे दाहिने साइड पे ऊपर लिखा होता है कौन जारी करता है। क्वेश्चन था अटल इनोवेशन मिशन किसके द्वारा किया जाता, नीति आयोग। ये आप मेट्रो में रोज आते हैं पर उसको नहीं देखते। आप क्या देखते हैं, जिस सिनेमा को आप जानते हैं वहां पे नजर जाती है, जिस कोचिंग संस्थान को जानते होंगे उसकी एडवर्टीजमेंट नजर जाएगी, जिस व्यक्ति को जानते होंगे उनकी एडवर्टीजमेंट नजर जाएगी। इस पर आपकी, क्योंकि जिसको हमारा दिमाग नहीं जानता उसको हमारी आंखें नहीं देख पाती। वट अवर माइंड डज नॉट नो अवर आईज कैन नॉट सी। और यही कारण है कि जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करते हो तो आपको यह भी समझ में आने लगता है कि लगभग ऐसी चीज पहले पीछे जा चुकी है, तो मुझे इस पर थोड़ा ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। तो ये कुछ 5 बातें हैं जिनको लेकर मैं देखता हूं कि हमेशा संशय बना रहता है। अगर मैं आपको बताऊं कि इनके लिए क्या क्या आपको करना चाहिए, जहां तक बात पाठ्यक्रम की है, यहां पर मैंने आपके सामने एक लिस्ट भी बना दी है। लिस्ट आपसे एग्जाम इस सेशन के बाद और साझा भी हो जाएगी। हालांकि आप चाहें तो जैसे यहाँ पे लिस्ट को मैंने बताया कि क्या क्या चीजें वो पूछ रहे होते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिहाज से। अब जैसे आप देखिए यहाँ पर कुछ आधारभूत संकल्पनाएं हैं, बेसिक चीजें एनसीईआरटी से पूछी जाती हैं कि आपको आपूर्ति और जो है मांग के सिद्धांत पता है कि नहीं, आपको बेसिक चीजें पता है कि नहीं, अर्थव्यवस्था में नियोजन या प्लानिंग का क्या महत्व है, जैसे बैंकिंग मुद्रा प्रणाली, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं। राजस्व, राजकोषीय नीतियां, बजट है, इन सब के बारे में आप देखते हो कि हर साल 3-4 क्वेश्चन आता है। उद्योग है, कृषि, अब जैसे कृषि है मेंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बैठे बिठाए 2 क्वेश्चन आराम से मिलता है मेंस में कृषि से जुड़ा हुआ। सर्विस सेक्टर है, उद्योग जगत की क्या क्या बातें हैं,
इसके अलावा अगर आप देखें तो सतत विकास क्या है, रोजगार कल्याण योजनाएं, गरीबी निवारण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। अब अभी आपने देखा इस बार कितना बड़ा काम किया गया कि प्रधानमंत्री गरीब कन्या कल्याण योजना को फ्री कर दिया गया, अब तो निःशुल्क कर दिया गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत। जब 2020 में इसको परिवर्तन किया गया तो मेंस में क्वेश्चन आया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में बताएं क्या क्या बातें थी। तो इस पर लगातार क्वेश्चन पूछ रहे। खाद्य सुरक्षा है, मुद्रास्फीति है, वित्तीय बाजार, स्टॉक मार्केट है, और संरचनात्मक विकास है, चाहे ऊर्जा है, रेलवे है। अब देखिए ऊर्जा पे आपको मालूम इस बार रेलवे में हमने बहुत बड़ा चेंज किया था पिछले साल। मेंस में आपको फुल फ्लेजेड क्वेश्चन मिला रेलवे के बारे में, क्योंकि रेलवे में को हम माल ढुलाई के लायक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रेलवे पैसेंजर गाड़ियों के लिए ज्यादा है। अगर आप जानते हो जहां से भी होंगे, ये हिंदी भाषी है तो यूपी, बिहार या राजस्थान ज्यादा संभावना है, मध्य प्रदेश, आपके घर के आसपास से एक डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर गुजर रहा होगा जिसमें सिर्फ माल ढुलाई होगी। एक अलग से पटरी बनाई जा रही है जिसमें सिर्फ माल ढुलाई होगी। उसमें ये जो आपकी पैसेंजर ट्रेन है, सवारी ट्रेनें, ये नहीं चलेंगी ताकि माल ढुलाई आसान हो सके। अभी नई लॉजिस्टिक्स नीति आई है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्या चल रहा है, पोर्ट्स को लेके क्या हो रहा है, निवेश के विभिन्न प्रारूप क्या है। तो ये सिलेबस का कुछ टॉपिक्स, जैसे ये कृषि की बात है, अवसंरचना की बात है, ये यूपीएससी ने भी खुद बताया हुआ, अगर आप देखें थर्ड पेपर में मेंशन भी है। तो यहाँ पर मैंने एक जगह कोशिश की, अब इसको बहुत डिटेल में यहाँ पे नहीं, ये आपसे हम लोग पीपीटी साझा कर लेंगे तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। पर आपको ये आपके पास ध्यान में होना चाहिए कि ये मोटे मोटे सिलेबस है, और इसमें आपको पता है कि बैंकिंग है, मुद्रास्फीति है, जीडीपी का टॉपिक है, आपका जो ये बजट इत्यादि के टॉपिक है, टैक्सेशन है। इनसे आप देखते हो कि प्रीलिम्स में काफी क्वेश्चन आते हैं। तो पाठ्यक्रम क्या है, इसके अलावा अगर आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से सवाल पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए पिछले साल रैपिड फाइनेंसिंग के अंतर्गत श्रीलंका ने पैसा लिया आईएमएफ से, और क्वेश्चन देखिए क्या था, रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट किसके अंतर्गत आता, आईएमएफ। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या कहेंगे आप, अगर आप जरा सा भी न्यूज पढ़ रहे थे, ध्यान था आपको, इससे पहले गोल्ड ट्रेंच एक तरीका होता है आईएमएफ से पैसा लेने का, उन्हें पूछा गोल्ड ट्रेंच का संबंध किससे है। तो आपको ये क्या चल रहा है, क्या खबर है, उसका बता ना क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्यों बहुत महत्वपूर्ण है कि ये चीज क्यों की जा रही है, उसके क्या उद्देश्य हैं। अब जैसे आप यहां बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं वो बड़ा क्लियर होना चाहिए। मैं यहां आया हूं तो क्यों आया हूं, है ना, वो सब चीजें आपको स्पष्ट। जितना आपको आपका किसी भी आपसे पूछूं कि मैं यहां क्यों आया हूं, तो देखो क्या जवाब देंगे आप। मैं यहां क्यों आया हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं यहां क्यों आया हूं, मार्गदर्शन करने। बस यही गड़बड़ हो गया, मार्गदर्शन करके पैसा कमाने, ये तर्क है। समझ में आ रहा है, मार्गदर्शन करके पैसा कमाने, सिर्फ मार्गदर्शन उद्देश्य नहीं है। अब आप कितने तार्किक हैं आपको ध्यान देना होगा। वो अलग बात है कि नैतिकता की वजह से आपने नहीं बोला, दिमाग में आया जरूर होगा, वो नैतिकता ने कहीं ना कहीं रोक दिया। अगर आपके दिमाग में आती तो जाहिर सी बात आप समझ रहे हैं कि हाँ चीजें कैसे काम करती हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसके उद्देश्य हैं, क्या उसका घटक क्या है। तो अगर हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या, जिसे भी आपने देखा इस बीच बहुत सारी बातें हुई हैं, आईएमएफ में भी मैम गई हैं कुछ दिन पहले, तो कोटा रिफॉर्म की बात दोबारा हुई है। अभी एक हफ्ते पहले हमारे वित्त मंत्री यूएसए में थी, कोटा रिफॉर्म की बात हो रही है आईएमएफ में। आपको पता होना चाहिए किसकी बात हो रही, बैलेंस ऑफ पेमेंट के विभिन्न घटक। अभी आजकल खूब चल रहा है नॉस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए क्या है वोस्ट्रो अकाउंट, नॉस्ट्रो अकाउंट, इसका क्या महत्व है, क्या फायदा होगा अगर हम ब्रिक्स कंट्रीज अपना एक अलग कोई मुद्रा बना लें, उसके क्या लाभ हैं, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा डब्ल्यूटीओ कैसे काम करता है, डब्ल्यूटीओ में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं इस बीच, क्या है अंतर्राष्ट्रीय निवेश में चुनौतियां इत्यादि, और उससे जुड़ी खबरें क्या। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो ये कुछ मोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान में रहने चाहिए कि हाँ ये चीजें आपके, उसके बारे में फिर वही बात आपको बहुत डिटेल में, वैसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ते समय आप चले गए जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस की बुक ले ली समझने के लिए कि कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। आपको आइडिया होना चाहिए क्या चीज चल रही है, कहाँ क्या घटक है, इत्यादि इत्यादि। अगर हम बात करें स्रोत की, जैसे मैंने आपको बताया 5 चीजें एक एक करके हम बात करें। पाठ्यक्रम मैंने आपको बताया क्या क्या बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। दूसरा स्रोत में मैं फिर कहूंगा कि सबसे स्टैंडर्ड स्रोत है कि आप 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ें। 11th-12th में एक एनसीईआरटी है, 12th में एक एनसीईआरटी है समिष्ट अर्थशास्त्र की, मैक्रो इकोनॉमिक्स, और 11th में इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ये 2 एनसीईआरटी, और मैं फिर कह रहा हूं एनसीईआरटी को लेकर मेरा एक मानना है, इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को लेकर, बाकी मैं नहीं जानता, कि एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई है पर बच्चों द्वारा नहीं लिखी गई है।
वो भारत के 18 बेहतरीन इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने किताब लिखी है। इसलिए एक एक लाइन में बहुत सारी बातें हैं, एक एक लाइन में वो समझने देखा जाए तो बहुत सारी बातें हैं। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा कि मैं फिर कहूंगा कि एनसीईआरटी वो जो है बच्चों को ध्यान में रख के लिखी गई है कि बच्चों के लिए लिखा जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिन्होंने लिखा है वो बच्चे हैं, तो स्पष्टता दिखती है वो किताब में। और आपको मैं अगर बात करूं थोड़ा आपको अतिशयोक्त लग सकता है, लेकिन मैं पिछले 5-7 साल में अगर देखूं तो जो कंसेप्चुअल चीज़ें यूपीएससी ने पूछी हैं, सैद्धांतिक चीज़ें या विषय के आधार पर चीज़ें, उसमें से कोई भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं थी, अभी तक नहीं दिखी। ये अलग बात है कि आपने एनसीईआरटी में उसको देखा कि नहीं देखा, छोटी छोटी चीज़ें। अब जैसे नीर रीर पे इस साल सवाल आया, बड़ी लड़ाई हुई कि बड़ा डिफिकल्ट पूछ लिया, क्यों पूछ लिया। एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि रीर को पीपीपी आधार पे, रीर की गणना पीपीपी आधार पे की जाती है। ये एनसीईआरटी ने एक लाइन में लिखा हुआ है। अब आपको उस लाइन का महत्व नहीं समझ में, आपको ध्यान ही नहीं है कि शब्द क्या है, जरा देखें। इसलिए एनसीईआरटी पढ़िएगा तो जरा गौर से पढ़िएगा, नॉवल की तरह मत पढ़ लीजिएगा कि दिमाग कहीं और भी है, पढ़ भी नहीं। एक एक लाइन जो है आपको एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए, क्या इसका क्या आशय है, क्या महत्व है, क्या कहा जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। इसके अलावा किताबें तो बहुत सारी हैं, आप सभी देखते हो, जैसे कि रमेश सिंह जी की किताब है, संजीव वर्मा जी की किताब है, दत्तन सुंदरम है, उमा कपिला जी की किताब है। किताबों की कमी नहीं है, किताबें बहुत हैं। अब तो नितिन सिंघानिया जी की किताब भी है। तो आप कोई सी भी किताब पढ़ें, लगभग सभी किताबों में वही बात कही जाती है। आजकल सब कंट्रोल सी कंट्रोल पी चल रहा है, कंट्रोल सी कंट्रोल पी समझते ना, वो सब कॉपी पेस्ट हो रहा है। तो किताबों में बहुत अंतर नहीं रह गया, थैंक्स टू दिस डिजिटल वर्ल्ड। इसलिए आपको जरूरी यह है कि जिस किताब से आपको कन्वीनियंस महसूस हो, पर हां एक चीज जरूर आपके पास होनी चाहिए जिसको मैं यहां पे बहुत महत्व देता हूं, विगत वर्षों का प्रश्नकोश। इसमें मैं कहूंगा घटना चक्र वाला जो प्रश्नकोश है बड़ा काम का है। जैसे घटना चक्र ने काम किया है कि मान लीजिए बैंकिंग है, तो बैंकिंग में यूपीएससी ने क्या पूछा है, यूपी पीसीएस ने क्या पूछा है, एमपी ने क्या पूछा है, राजस्थान ने क्या, कुछ राज्यों के एग्जाम क्वेश्चंस भी बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, आपको शायद अगर आप देखें ना तो यकीन भी ना हो, 2016 में राजस्थान पीसीएस ने प्रीलिम्स में पूछा था कि अभी हाल ही में जीडीपी की गणना प्रणाली में परिवर्तन किए गए, इनके क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, तो आपको बताना था आधार वर्ष भी बदला गया और गणना प्रणाली भी बदली गई है। 2021 का वो मेंस का क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपी पीसीएस ने बैंक बोर्ड ब्यूरो 2017 मेंस में पूछा था, जब 2016 में बैंक बोर्ड ब्यूरो बना था। 2022 में वो पीटी का क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो ऐसा नहीं कि स्टेट क्वेश्चंस बेकार क्वेश्चंस होते हैं, अक्सर आप सोचते हो तो बेकार क्वेश्चंस होते होंगे। ऐसे मैं 20 क्वेश्चन आपको रेफर दे सकता हूं जो पहले किसी और स्टेट में पूछे गए और बाद में यूपीएससी में पूछा है। हाँ, जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करें तो ये जरूर ध्यान दें कि ये आंसर क्यों है और बाकी 3 क्या है, बाकी 3 चीजें क्या है, वो भी आपको ध्यान रहना चाहिए कि ये क्या चीज है, किससे जुड़ा हुआ है, क्या घटक है, इत्यादि इत्यादि। तब आप देखेंगे कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, और मैं बार बार कह रहा हूं कि इस एग्जाम में पढ़े कम, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करें। ये ठीक बैटिंग करने जैसा, मुझे पता बैटिंग कैसे करते हैं, पर मैं उनसे बहुत पीछे हूं, रिंकू सिंह से। उसका कारण सिर्फ इतना है क्योंकि मैं रोज रिहर्सल नहीं करता। इस काम में मैं उनसे बेहतर हो सकता हूं क्योंकि वो इसकी रिहर्सल नहीं करते, सिंपल सी बात। तो आप जितना रिहर्सल करेंगे आप देखेंगे आपके अंदर एक सिस्टम इवॉल्व हो रहा है, सिस्टम इवॉल्व हो रहा है कि आपको क्वेश्चंस पकड़ में आने लगते हैं कि अच्छा ये जो है, आपको प्रेशर में काम करना समझने लगता है कि अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नहीं भी आ रहा तो ऐसा नहीं, थोड़ी देर बैठ के सोचते हैं तो लीड निकल आती है। जब आप कोई क्वेश्चन में बिल्कुल फंसे हुए हो और एकाएक आपको लीड निकल के आती है तो भरोसा भी आता है कि अच्छा एग्जाम में भी इस तरह का एंकर मिल जाएगा कि हाँ ये ना इस तरह की गलतियां नहीं करें, इत्यादि इत्यादि। तो एक ये किताब जरूर आप खरीदें, मेरे ख्याल से एनसीईआरटी खरीद लें और विगत वर्ष के प्रश्नकोश खरीद लें तो भी पर्याप्त है। क्या पिछले वर्षों के प्रश्नकोश को देखें कि उसके क्या डायमेंशंस हैं, इत्यादि इत्यादि। और इसके अलावा आपको एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि आजकल ये सुविधा आपके पास है, मॉक टेस्ट बहुत सारे आ जाते हैं, तमाम संस्थानों के हैं, स्पेशली मेंस में, क्योंकि मेंस में इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन काफी प्रेडिक्टेबल होते हैं। कोई बड़ी स्कीम होगी, कोई बड़ा प्रयास होगा, तो वो अगर आप टेस्ट सीरीज कोई भी स्टैंडर्ड देते हो तो अगर आप देखोगे तो टेस्ट सीरीज के आपके जो बेसिक 150 क्वेश्चंस आपने किए इकोनॉमिक्स में, उस वो काफ़ी हो जाते हैं आपका मेंस में 5 में से 3-4 अच्छे क्वेश्चन करने के लिए। तो मेंस में ज़रूर आपको ध्यान देना चाहिए कि कोई एक टेस्ट सीरीज जो है उससे करंट अफेयर्स, कई बार हम मिस कर जाते हैं करंट अफेयर्स को, वो आपने टेस्ट सीरीज में देखा, आपको दिख गया, आपको ध्यान ही नहीं था कि अच्छा ये भी हुआ था, आपने ऐड कर लिया अपने नोट्स में, इत्यादि इत्यादि।
तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्रोत एनसीईआरटी को बेस बनाइए, पिछले सालों क्वेश्चन पेपर करिए, आपके जो नोट्स हैं स्टैंडर्ड नोट्स उसको आप फॉलो करें, चीज़ों को दोहराने पे ज़्यादा ध्यान दें। इस एग्ज़ाम में जो सबसे दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, और ये मैं अगर आप सिलेक्टेड कैंडिडेट से पूछे तो शायद आपको ज़्यादा कन्विंसिंग लगे, तो दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये, अपने तर्क पे भरोसा करिए, क्यों ज़्यादा पूछिए कि क्यों हो रहा है, और दूसरा रिवीजन ज़्यादा करिए। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, पढ़ते जाते हैं पीछे भूलते जाते हैं। आपका रिवीजन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कहा भी जाता है जब तक आपने किसी चीज़ को, जब आप किसी चीज़ को पहली बार पढ़ते हो तो उसको जानते हो, आप दूसरी बार पढ़ते हो तब थोड़ा जान पहचान होती है, तीसरी बार पढ़ते हैं तब थोड़ा तर्क हो सकता है, चौथी बार से आप उसके अनुप्रयोग के लिए तैयार होते हो। अब आप किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूं, अगर आप चाहें तो रिवीजन का ये भी तरीका है कि कोई चीज़ पढ़ें, बंद कर दें, कहीं भी किसी को समझाने की कोशिश करें, उसको बोर्ड पे ऐसे ही हाइपोथेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि वो आपको कितना ध्यान आया। 40% भी ध्यान नहीं आएगा पहली बार में, 40% भी नहीं आएगा, दूसरी बार में ये 60-70% पहुंचेगा, तीसरी चौथी बार तक आपके 80-82%, 85% पे आप आ जाओगे। वो फिर अब ठीक है, अब मामला आपकी ग्रिप में है। तो रिवीजन पे भी बहुत फोकस करें कि रिवीजन कैसे करना है। और इसके लिए फिर वही कहूंगा कि प्रश्न कोश बहुत सहयोगी हो जाते हैं, क्योंकि जब पढ़ते हैं तो रिवीजन ही हो रहा है एक तरह से। जहां तक बात करंट अफेयर्स की है कि करंट अफेयर्स का प्रबंधन कैसे करें, अब तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स के प्रबंधन में दूसरी बात ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है कि क्या ना करें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इतना ज्यादा आपको लोग इन्फॉर्मेशन, एल्विन टॉफलर एक बहुत बड़े राइटर हैं, उन्होंने भी एक शब्द इस्तेमाल किया कि आजकल हम इन्फॉर्मेशन हाईवे पे हैं, हर तरफ से सूचनाओं की बम्बारमेंट हो रही है, हमारे ऊपर सूचनाएं फेंकी जा रही हैं हर तरफ से, इतनी सूचनाएं हैं। आप एक गलती से एक चीज क्लिक करिए यूट्यूब पे और उसी से जुड़ी हुई इतनी सूचनाएं मिल जाएंगी आपको कि आप परेशान हो जाएंगे, करें क्या आप। ऐसे दौर में आपको थोड़ा सा ये समझने की ज़रूरत है कि इंटरनेट अच्छी चीज़ है, इसमें कहीं दो मत नहीं, बहुत सहयोगी है इस इम्तिहान में, आपको इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाता है, लेकिन उसका कितना अनुप्रयोग करना है, कैसे करना है, आपके आर्ट्स डिसाइड होने चाहिए। जैसे मैं ऐसे विद्यार्थियों से मिला हूँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप 10 में रहे हैं, टॉप 20 में रहे हैं, उनमें से जब बात होती तो सब कहते हैं कि सर हमारा एक फिक्स टाइम था, हम अपने बगल में एक नोटबुक रखते थे, जो सर्च करना है वो हम लिख लेते थे, और हमने एक टाइम फिक्स कर रखा था, सिर्फ 1 घंटा 1.5 घंटा इसी में उसको सर्च करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई चीज़ फंस गए तुरंत सर्च करने लगे, फिर सर्च करने में फिर पता चला व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज आ गया, कहीं और पहुंच गए, वहां से कोई और बात हुई, कहीं और पहुंच गए। तो उन्होंने सर्च करने का एक टाइम फिक्स कर रखा था कि इस टाइम हम सर्च करेंगे। बाकी वो नोट्स लिखते थे कि हाँ ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं हुई इत्यादि, वो भी ज़रूरी है। बहुत सारे, अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स इसी बार अगर आप देखें जो टॉप 20 में बच्चे हैं, जो विशेषकर संस्थान से भी जुड़े रहे, उनकी अगर हम बात करें तो उनके पेरेंट्स ने बाकायदा 2 महीने पहले मोबाइल ले लिया था कि मोबाइल हमें दे दो, जरूरत नहीं है तुम्हें मोबाइल की, अगले 2 महीने प्रीलिम्स के मोबाइल की जरूरत नहीं है आपको। वो सब बातें थोड़ी अजीब लग सकती हैं सुनने में, लेकिन वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि करंट अफेयर्स अच्छी चीज़ है आपको। अच्छा, आजकल लगभग सब मैगजीन्स बहुत थॉरली रिसर्च्ड होती हैं, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे स्रोत आ गए, तो आप कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन आप पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा कि न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। एक जो सबसे बड़ी गलती आप इस तैयारी में करते हो वो है न्यूज़पेपर को ना पढ़ना। मैं चूंकि न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर, मैं दावे के साथ बता सकता हूँ, चूंकि मेरी रोजी रोटी है, तो मैं क्वेश्चन पेपर को आपसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई क्या आया था। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था इस साल, पिछले साल, उसके पिछले साल, जिसको इंडियन एक्सप्रेस ने एक्सप्लेन्ड में एक्सप्लेन ना किया हो। एक इंडियन एक्सप्रेस में टॉपिक आता है एक्सप्लेन्ड, मैं तो बाकायदा उसकी कटिंग भी रखता हूं अपने साथ, ईमानदारी से कहूं तो मैं उसकी कटिंग भी ले लेता हूं कि ये पढ़ा रहना चाहिए एक बार डिटेल में। ऐसा कोई टॉपिक नहीं था, चाहे वो पॉलिटिकल टॉपिक हो, चाहे वो इकोनॉमी का टॉपिक हो, हर एक चीज, बैंक बोर्ड ब्यूरो पूरा डिटेल कि क्या है, किसने बनाया। क्योंकि एफएसआईबी का एक केस हुआ था पिछले साल कि बैंक बोर्ड ब्यूरो ने एक ऐसे संस्था के लिए रिकमेंड कर दिया था जिसके लिए वो अधिकृत नहीं थे, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उसको रिजेक्ट किया था, इसलिए उन्होंने सवाल पूछा क्योंकि न्यूज में था वो। छोटी छोटी खबरें, क्या चल रहा है, क्या बातें, तो आपको न्यूज़पेपर, क्योंकि न्यूज़पेपर में जब आप पढ़ते हो तो 2 चीजें होती हैं। एक तो आप चीजों को जानने के लिए पढ़ रहे हो, आपका दिमाग ये नहीं सोच रहा कि आप इम्तिहान के लिए पढ़ रहे हो। देखिए फर्क होता है, मैं हमेशा कहता हूं 2 चीजें होती, एक होता है सृजन जिसको क्रिएटिविटी कहते हैं, और एक होता है निर्माण। क्या फर्क है?
मैं किसी काम को किसी उद्देश्य के लिए करूं तो निर्माण, काम को सिर्फ काम करने के लिए हम खेलते हैं तो एक क्रिएटिविटी है, उससे कोई उद्देश्य नहीं कि इससे कुछ मिलेगा, बस खेलते हैं, खेलने में मजा आता है इसलिए खेलते हैं। कोई आर्ट बनाता है तो आर्ट इसलिए बनाता है क्योंकि आर्ट बनाने में मजा आ रहा है, उससे उसका कोई उद्देश्य नहीं है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तब ये उद्देश्य नहीं होता कि हाँ एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, तो उससे चीजें आप ज्यादा बेहतर ग्रास्प करते हो कि हाँ ये चीज चल रही, ये चीज चल रही। पर फिर वही दिक्कत है, जो चीजें आपका दिमाग जानता है नजर उसी पे जाती है। तो न्यूज़पेपर में भी नजर जो है पॉलिटिकल खबर पे ज्यादा जाती है, स्वाभाविक है, क्योंकि उसको दिमाग जानता है। इसीलिए सिलेबस आपको अगर पता हो तो आपको न्यूज़पेपर में चाहे आसानी हो जाती है। अगर आपके सामने सिलेबस है दिमाग में तो न्यूज़पेपर, जैसे मान लीजिए आपको न्यूज़पेपर में, आज के न्यूज़पेपर में दिख जाए कि कोई मुद्दा हुआ है आंतरिक सुरक्षा को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर, साइबर सिक्योरिटी को लेकर नई गाइडलाइन है जो है महिलाओं के लिए, तो अब आपका दिमाग तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि साइबर सुरक्षा है, महिलाओं के मुद्दे भी हैं, तो इस टॉपिक को जरा ध्यान से देखते हैं। तो वो भी जरूरी है। अच्छा, न्यूज़पेपर पढ़ने का दूसरा फायदा ये होता है कि कोई महत्वपूर्ण जब घटना होती है तो कई दिन न्यूज़पेपर में रहती है, तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली रिवीजन होती है। इसलिए न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, इसको आदत, और न्यूज़पेपर पढ़ते समय रटिए मत, उसको इंजॉय करिए उसको। अच्छा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जैसे एक जागरूक नागरिक को पता होना चाहिए कि हाँ चीजें क्या हो रही हैं। जागरूक नागरिक को पता होना चाहिए आसपास में क्या हो रहा है। अभी आपसे पूछूं कि आप कहाँ रहते हैं जो है और आप वहाँ पे आसपास में क्या बड़ी बात है, आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि भाई ये चल रहा है, इत्यादि इत्यादि, क्या इसके घटक हैं। अभी हमने देखा कि पीछे जो है राष्ट्रपति जी का जो है चुनाव हुआ, तो आपको पता होना चाहिए ना चुनाव कैसे होता है। अभी हमने देखा कि एक सदस्य जी, संसद के सदस्य की सदस्यता गई, तो सिर्फ पैरामीटर आपको पता होने चाहिए एक, और ये सब न्यूज़पेपर में आता है, क्या क्यों, किस आधार पर, क्या उसके डायमेंशंस हैं, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो है आपको अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो सबसे अच्छा स्रोत है आप न्यूज़पेपर पढ़ें, प्लस कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन, से विजन की अपनी मैगजीन आती है, मेरे ख्याल से लगभग सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं वो, तो उसमें कहीं दो मत नहीं है। वो जो है आप उस मैगजीन को, अगर आपने न्यूज़ पढ़ा है महीने भर, तो मैगजीन से आप आसानी से रिवीजन कर सकते हो। फिर उसके बाद पीटी 365 आएगा, मेंस 365 आता है। 365 बोला जाता है पूरे साल को, 365 दिन को, तो पीटी 365 पूरे एक साल का, पीटी के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट, फिर पूरे एक साल का मेंस के लिहाज से क्या इंपॉर्टेंट, उनको आप देख सकते हो। एक डॉक्यूमेंट और होता है, वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं आर्थिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे। मैं हमेशा ऐसा कहता हूं कि विद्यार्थियों को ये चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे, और एक किताब होती इंडिया ईयरबुक, इंडिया ईयरबुक और इकोनॉमिक सर्वे, ये आपके जो किताबों की रैक है वहां पे रखे होने चाहिए। जैसे आप नॉवेल पढ़ते हो ना, यदा कदा कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, तो आपने वो इंडिया ईयरबुक उठाई और कोई भी एक चैप्टर शुरू कर दिया, पर्यावरण, देखे पर्यावरण में क्या क्या करता है भारत सरकार, रखा, पढ़ा, फिर भूल गए, कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में आपकी प्रिंट बनना शुरू होगा, अच्छा ये मंत्रालय है, ये इससे काम करता है, इत्यादि। प्लीज मैं फिर कह रहा हूं, बहुत एकेडमिक मत जाइए। आप बहुत एकेडमिक चलते हो कि हाँ अब इस विषय में ये और पढ़ लेते हैं। सरकार के डॉक्यूमेंट पढ़िए सबसे पहले, पहले उन डॉक्यूमेंट्स पे जाइए, क्योंकि सरकार सब कुछ बता रही होती है। अगर आप भारत सरकार की तरफ से देखें तो सारी चीज आपको बताई जाती हैं, आपको सारी नीतियां, सारे कार्यक्रम सब बताए जाते हैं, तो आप पहले उन डॉक्यूमेंट्स को देखें। तो अगर आप मान लीजिए भारत सरकार के द्वारा एक किताब दी जा रही, पूरे वर्ष का एक आकलन होता है, इंडिया ईयरबुक, उसको आप पढ़ें तो आपको अंदाजा लगने लगेगा कि हाँ क्या क्या ध्यान देना है, इत्यादि इत्यादि। आर्थिक सर्वे के लिए अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भी पढ़ना चाहते तो विजन की तरफ से, और मेरे ख्याल से सभी संस्थान एक उसकी ब्रीफ भी निकालते हैं, और भारत सरकार भी इस बार तो उन्होंने अलग से बुकलेट निकाली है, अलग से 22-23 पेज की एक अलग से बुकलेट निकाली है। उसके बाद शायद एक ही चीज बचता है कि भारत सरकार आपको घर पे आके बताए, तभी आप मानोगे। अलग से उन्होंने 22 पेज की छोटी सी बुकलेट निकाली है, मेरे ख्याल से वो तो जरूर देखी जानी चाहिए कि भाई इसमें क्या क्या बातें हैं, कौन कौन सी खास बातें हैं, इत्यादि इत्यादि। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए ये ठीक वैसा है जैसे कि टास्क बहुत बड़ा है। कहा भी जाता है, अब समय मैं बहुत का नहीं लूंगा, लेकिन कहा जाता है कि जब टास्क बड़ा हो तो आपको उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना चाहिए। पता नहीं आपने सुना है कि नहीं, गांधी जी का बहुत फेमस कोट है ये। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने एक बार शेयर किया था हरिवंश राय बच्चन के बारे में, कि हरिवंश राय बच्चन को एक आदत थी कि वो जो है बड़े जो पत्थर वगैरह है उसको घर ले आते थे, रास्ते घूमने जाते थे मॉर्निंग वॉक के लिए, तो जो पत्थर मिलता था उसको घर ले आते थे और उस पर फिर चित्रकारी करते थे, उनकी हैबिट थी वो। तो
एक दिन अमिताभ, वो जब टहल के आते थे तो अमिताभ बच्चन को जगाते थे कि अब उठो जरा, अब तुम आओ। तो एक दिन अमिताभ बच्चन को उन्होंने उठाया और कहा कि भाई बाहर जो है बहुत बड़ा सा पत्थर रखा, जरा मेरी मदद करो उसको अंदर लाने में। तो गए और अच्छा खासा पत्थर था, अच्छा खासा बड़ा पत्थर था, तो उठा के लाए 2-3 लोग मिलके। तब इनको उत्सुकता आई, इन्होंने पिताजी से पूछा कि पिताजी आप ये वहां से कैसे लाए, यहाँ तो चलिए कमरे में हम लोग मिलके लाए, आप वहां से कैसे लाए। तो उन्होंने बताया कि इस पत्थर को मैंने 3 महीने पहले देखा था, रोज जब मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो 1 इंच उसको सरका देता था, बस 1 इंच उसको सरका देता था, इस तरह से ये 3 महीने में यहाँ तक आया। टास्क कितना भी बड़ा हो, अगर आप उसको टुकड़ों में बांट पाते हैं, 365 दिन इसीलिए दिए गए आपको कि आप सोचते सारा करंट अफेयर्स 1 महीने में कर लेंगे। टास्क होने चाहिए। अगर आपको 100 किलोमीटर जाना है तो आपकी जल्दीबाजी से आप 1 घंटे में नहीं पहुंच जाओगे। टास्क ठीक से वितरित होना चाहिए कि हाँ इतने समय में ये काम होना चाहिए, इतने समय में ये काम होना चाहिए, आपको एक प्लान होना चाहिए। तो आप हर महीने का करंट अफेयर्स अगर करते चलते हो तो आप देखोगे साल के आखिर में जब एग्जाम नजदीक में है तो ज्यादातर चीजें आपकी रिवाइज हैं और आपको बहुत ज्यादा अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। तो ये भी बहुत जरूरी कि करंट अफेयर्स का प्रबंधन आप कैसे करें, उसको आप हर महीने पढ़ें, हर महीने रिवाइज करें। और साल के आखिर में जब आपको एक पूरा रिवीजन करना हो तो पीडी 365 है, मेंस 365 है, इसके मदद से आप कर सकते हैं। तो ये जो है, इसके अलावा आजकल तो पॉडकास्ट भी है। पॉडकास्ट समझते हैं ना, जो आप कान में सुन रहे हो, तो डिस्कशंस, तो आजकल तमाम विजन का भी पॉडकास्ट है, आप उसको भी सुन सकते हो, पर पढ़ें जरूर। और एक चीज और, ये संभव नहीं है कि कोई पूरे साल का पूरा न्यूज़पेपर पढ़े। एक आध दिन ऐसा होगा, कहीं गए, चले गए, घूम गए, न्यूज़पेपर मिस हो गया, उसको लेकर कोई बहुत ज्यादा, ऐसा भी मैंने देखा, लोग बैकलॉग क्लियर करते हैं, जो छूट गया छूट दीजिए, कोई जरूरत नहीं है, आगे आप बढ़िए। तो ये थोड़ा ध्यान रखें कि क्या किया जाना चाहिए जब आप करंट अफेयर्स की बात करें। तो इकोनॉमिक्स में मैं आपसे कहूंगा, एक तो पहली सबसे जरूरी बात, एनसीईआरटी को फोकस करें। क्लास 12th की एनसीईआरटी और 11th की, जो मैंने आपको बताया, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करें, उससे आपको अंदाजा लगने लगेगा कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ें, हर न्यूज़पेपर में एक चैप्टर आता है इकोनॉमी का, एक पेज होता है, आप उसको ठीक से पढ़ें। और मैगजीन्स जो भी आप फॉलो करते हैं उसको करें। और जहां तक बात मेंस की है, मेंस में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो तमाम टेस्ट सीरीज इत्यादि हैं, वहां से क्वेश्चंस ले लें, इंफॉर्मेशन ले लें, उसका प्रयोग किया जा सकता है। सिलेबस क्या है, ये मैंने आपको एक लिस्ट इसकी दे दी है, जो आप बाद में देख सकते हैं। उसमें कुछ बेसिक टॉपिक जैसे बजट है, जैसे बैंकिंग है, इस तरह के टॉपिक्स के बारे में आपको ठीक अंदाजा होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं फटाफट आपको, जो मैं आपको तर्क दे रहा था कि क्या क्या महत्व है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछा कि जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदलकर ये कर दिया गया है, कौन सा है? तो अभी आधार वर्ष क्या है? 2011-12। अब अगर आपने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किया हुआ है तो आपकी ठीक नजर जाती। मॉस्पाई ने अभी पीछे खबर दी थी कि हम आधार वर्ष बदलेंगे, हालांकि कोविड की वजह से नहीं बदला जा सका। तो अब जब आधार वर्ष बदला जाएगा तो आपको नजर रहेगी, आपको पता होगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये फायदा होता है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करने का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि एनपीसीआई ने 1 रुपए कार्ड शुरू किया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई काम करता। तो भी आपने खबर पढ़ी कि एनपीसीआई ने इंटर ऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल को अप्रूवल दे दिया है। एनपीसीआई में क्या होता है, यूपीआई के माध्यम से आप बिना क्रेडिट अपने कार्ड के भी पैसा निकाल सकते हो, किसी भी एटीएम से निकाल सकते हो। इससे मतलब नहीं कौन से बैंक में आपका अकाउंट है। तो मान लीजिए मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई में है, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम से भी पैसा निकाल सकता हूँ, वो भी बिना कार्ड के। बस क्या होगा, वहां पे जाऊंगा, यूपीआई आईडी डालूंगा अपना, या क्यूआर कोड स्कैन करूंगा, वहां से मेरे मोबाइल पे मैसेज आएगा, मैं अप्रूवल दूंगा और वहां पैसा निकल जाएगा। तो अगर आप एनपीसीआई को आप जानते हो तो आपको पता है कि हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है, एनपीसीआई की डेवलपमेंट है, यूपीआई क्या है, इसकी दिशा में क्या क्या चीजें चल रही हैं। तो जब आप इस क्वेश्चन को करते हो तो आपको अंदाजा लगता है कि इस तरह की चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन है, ये 2021 का क्वेश्चन है कि अगर मुद्रा का अवमूल्यन हो, किसी देश में मुद्रा का अवमूल्यन हो तो क्या होगा अनिवार्य। कोई भी देश में जब मुद्रा कमजोर पड़ती है, स्थानीय मुद्रा, तो उनका निर्यात बेहतर हो जाता है, उनकी चीजें सस्ती दिखाई पड़ती हैं, प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती हैं। इसलिए चाइना जानबूझ के अपनी मुद्रा को कमजोर करता है। वो रेनमिनबी, जो चाइना की करेंसी है रेनमिनबी, उसको जानबूझ के कमजोर करते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सरल बनाया गया है। अगर आप जानते हैं कि पहला तो पक्का है तो आंसर जरा देख लीजिए। अगर आप इस बात को लेकर तय हैं कि पहला तो पक्का है ही है, तो सी नहीं है, डी नहीं है।
और फिर दूसरे स्टेटमेंट में बात आती है कि घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात है। तो बहुत बेसिक बात है कि अगर हम करें मुद्रा का अवमूल्यन हो तो मतलब हमारी मुद्रा कमजोर पड़ रही है, तो उसका विदेशी मूल्य कम हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को आप डिफिकल्ट कहेंगे, प्राइमा फेसी बहुत डिफिकल्ट दिखा कि अरे पता नहीं कुछ हैवी बात हो रही है, पर अगर आप तर्क समझे, तर्क पे गए, तो आपको समझ में आया कि हाँ ये जो है और ये क्वेश्चन पूछा इसलिए गया ताकि आपको पता हो कि लगातार जो है हम देख रहे थे कि हमारा रुपया एकदम से कमजोर हुआ था। याद करिए 2021 में 80 के आसपास हम पहुंच गए थे, तो क्वेश्चन उस पर पूछा गया। अब ये फायदा है कि अगर आप अनुप्रयोग पे जाते हैं, अब इस पर दिक्कत क्या है, लोगों ने डेटा याद किया कि इतना ज्यादा हमारा जो है रुपया का हो गया है, ये सिद्धांत है वो सिद्धांत है, और क्वेश्चन देखिए क्या आया हुआ। अगर क्वेश्चन को मुझे इकोनॉमिक्स के लिहाज से बोलना तो उसमें 2000 सिद्धांत जोड़ता मैं कि फला सिद्धांत के अनुसार ऐसा होता है, या एक होता है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं जो मुद्रा को अवमूल्यन से जुड़ी हुई है कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी क्या है, तब कहते हैं कि हाँ ये इकोनॉमिक्स पूछा गया है। उन्होंने आपसे बेसिक चीज पूछी कि आपको ये समझ है कि नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए 2022 का क्वेश्चन है, कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। अब ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन करते समय आपको पता होना चाहिए व्यय प्रबंधन आयोग ये क्या है, ये वित्तीय स्थिरता विकास परिषद क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? क्योंकि अगर आप पीछे देखें तो यूपी ने भी, और मेरे ख्याल से 2015 या 16 में यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि वित्तीय स्थिरता विकास परिषद क्या है, उसके बारे में, क्योंकि 2010 में बनाई गई थी, उस डॉक्टर मनमोहन सिंह जब थे। तो अब आपको पता उपभोक्ता मामले के विभाग क्या है, क्या काम करते हैं। तो अगर आप क्वेश्चन इस तरह से करते हो तो आपको कई बार एंकर मिल जाएंगे कि ये तो नहीं है, ये तो ये काम करता है, ये तो ये काम करता है। तो जब मैं प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर कर रहा हूं तो ये आशय है कि सिर्फ आप ये ना देखें आंसर क्या है, बाकी चीजें क्या है, वो क्या करती हैं। अभी क्वेश्चन जो मैंने भी आपको बोला था कि यदि मुद्रास्फीति अत्यधिक हो तो भारतीय रिजर्व बैंक संभावित रूप से सरकारी प्रतिभूतियां खरीद सकता है। खरीदेगा, बेचेगा? बेचेगा। अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो आप देखिए पहला आंसर नहीं है, तीसरा आंसर नहीं है, चौथा आंसर नहीं है। और प्राइमा फेसी दिखा कि कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि अरे बाप रे पता नहीं फ्लाइट की बात हो रही है, ये हो रहा है, कैसे होएगा, डॉलरों की खरीद बेच करेगा, क्या करेगा। आप लीड आप देखिए कि आपको कौन सा स्टेटमेंट आ रहा था, और पहले भी अगर आप श्योर थे, और जिनको पहले में कंफ्यूजन है, मतलब बेसिक चीज पे ध्यान नहीं दिया है, फिर वो फंस जाएंगे, अरे यार 3 में तो ये ऑप्शन है, अब क्या करें, फिर ये गलत करके आएंगे। तो ये क्वेश्चन को सरल किया गया, पर ध्यान रखा गया कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या नहीं। अब ऐसे मेंस में अगर आप देखें तो ये 2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, पिछले वर्ष के क्वेश्चन है ये, कि बुनियादीगत ढांचा परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी साझेदारी की आवश्यकता क्यों है? रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास में पीपीपी मॉडल, क्योंकि रेलवे को लेकर नई स्कीम आई पिछले साल, बहुत सारी चीजें की गई। तो सीधे सीधे क्वेश्चन तो 150 वर्ड में आपको बताना है पीपीपी मॉडल क्या है, और उसके बाद रेलवे के लिए क्या क्या किया जा रहा है। जैसे आप बहुत सारी चीजें आप ला रहे हो रेलवे में जो पीपीपी मॉडल पे की जाएंगी। पीपीपी मतलब सार्वजनिक और निजी भागीदारी होगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रमुख चुनौतियां क्या है पीडीएस की, इसके लिए इसको कैसे प्रभावी पारदर्शी बनाया जा रहा है। तमाम चीजें हुई हैं पिछले साल पीडीएस में। अगर आप देखें तो 1 कंट्री 1 राशन कार्ड को हम और एक्सपेंड कर रहे हैं, है ना। कोशिश है कि ज्यादातर लोगों को, क्योंकि भारत में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि वितरण प्रणाली की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, जो जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है उनको अनाज सस्ते में मिल रहा है, और जिनको वाकई आवश्यकता है उनके तक नहीं पहुंच रहा। तो उसको बेहतर कैसे किया जाए, सवाल उसी पर है। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत रॉकेट साइंस कुछ पूछा है, कि बहुत कोई से थ्योरेटिकल मॉडल पूछ लिया कि आपको पता है कि नहीं पता। वो आपकी समझ देखना चाह रहे हैं कि आप अनुप्रयोग कर पाओगे कि नहीं, जो इंफॉर्मेशन जानते हो कि नहीं। क्वेश्चन को देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है, और फिर उसका अनुप्रयोग पूछ रहे हैं कि इसको कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं। यही तो प्रबंधन है। गो बैक टू द फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने आपको शुरुआत से की थी, कि जानना क्या चाह रहे हैं। हमें तो ऐसे व्यक्ति चाहिए ना जो सब्जी बनाना जानते हो। तो आपको हर क्वेश्चन में दिख रहा है कि वो देख रहे हैं कि आपको प्रबंधन पता है कि नहीं, इसके फैक्ट्स पता है कि नहीं, इसके पक्ष पता है कि नहीं। तो ये कुछ बातें थी जो आपको इकोनॉमिक्स में ध्यान रखनी चाहिए। मैं फिर कहूंगा, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन सरल होते हैं, इसलिए आपके लिए सेफ होते हैं। इकोनॉमिक्स में हमेशा कहते हैं एलोपैथिक दवाओं जैसा है, जरूरत पड़ने पे यही काम आता है ना। भले वैसे टेस्ट अच्छा ना लगता हो, लेकिन एग्जाम में आपको अक्सर विद्यार्थी कहते मिल जाएंगे क्लासेस में इकोनॉमिक्स की क्लास मुश्किल, और एग्जाम में कहेंगे इकोनॉमिक्स ने बचा लिया। ये एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट आपको दिखेगा जब जो लोग जिनका सिलेक्शन होता है। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना होएगा कि आप करंट अफेयर्स को बैकलॉग में ना ले जाएं, उसको बहुत डिले ना करें। जितना डिले करते जाएंगे उतना मुश्किल होता जाता है। तो आपको उसका साथ साथ प्रबंधन करना होगा। तीसरी बात,
आप जो है एनसीईआरटीज को पूरे ठीक से समझें, उसके तर्क को समझें और फिर उसके आधार पर अपनी जानकारी को और अगर विस्तारित करें। तो आजकल तो न्यूज़पेपर में भी बेसिक शब्दावली वगैरह को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है, कैसे काम करता है। तो ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक छोटी सी बात यहाँ पर और भी है जिसको मैं चाहूँगा कि आपसे साझा करूँ। हालांकि बच्चों जैसी बात है, मैं आपको बच्चों जैसा ट्रीट नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी जैसे मैं अभी आपको 10 नाम बताऊं, कोई 10 नाम बोलूं, तो ज्यादा संभावना है पहला नाम आपको याद रहेगा, आखिरी नाम याद रहेगा और बीच के नाम आप भूल जाओगे। जैसे मैं आपको 10 नाम अभी बोलूं, कहूं 10 नाम लिखिए दोबारा, तो आपको पहला नाम पक्के से याद रहेगा, आखिरी नाम पक्के से याद रहेगा, बीच में 2-4 नाम याद रहेंगे, 2-4 नाम आप भूल जाओगे। जो बीच में 2-4 नाम याद रहेंगे वो नाम होंगे जिनमें आपकी रुचि ज्यादा रहेगी। अगर आपकी फिल्म में रुचि है तो फिल्म वाले नाम ध्यान रहेंगे, क्रिकेट में रुचि तो क्रिकेट वाले नाम ध्यान रहेंगे, इत्यादि इत्यादि। दिमाग ऐसे ही काम करता है, इसको रिसेंसी इफेक्ट बोलते हैं। इसलिए आप साल भर में कितना पढ़ते हैं वो निर्णायक नहीं होता। निर्णायक ये होता है कि आप आखिरी 1 महीने में कितना पढ़ रहे हैं, लास्ट के 1 महीने आपने कितना फोकस किया है, कितना रिविजन किया है, वो बहुत निर्णायक होता है। और उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके प्रॉपर नोट्स बने होने चाहिए। जो मैं नोट्स कह रहा हूँ तो ऐसे होना चाहिए। और आप देखेंगे कि जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपने कभी सोचा इस तरह से कि कोई कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होता है, उसके तुरंत बाद जो है उसका नोट्स पब्लिक में आ जाता, तो जाहिर सी बात है कहीं तो बना रहा होगा ना, तभी तो ऐसा हो पाया। आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप सारी चीज़ें एक जहाँ रखें। इकोनॉमिक्स में इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है बात। अब एक अगर मैं उदाहरण के लिए दूँ, मान लीजिए आपने जीडीपी के बारे में ही लिखा, आपने जीडीपी के बारे में एनसीईआरटी से पढ़ा, अपनी क्लासेस में पढ़ा, चीज़ें पढ़ी, तो आपने जीडीपी के बारे में तमाम चीज़ें लिख लें कि जीडीपी ये इत्यादि। फिर आपने वहाँ पर एनसीईआरटी में कुछ अतिरिक्त मिल गया, वहाँ से लिख लिया कि एनसीईआरटी से ये चीज़ें पता चली, एनसीईआरटी से ये या कोई और स्रोत से। अब मान लीजिए कल को जीडीपी को लेकर कोई खबर आई, आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा, आप गए अपने नोट्स में आपने जो जगह छोड़ी हुई थी यहाँ ऐड कर दिया कि जीडीपी से जुड़ी इस दिन को इस न्यूज़पेपर में खबर आई। बेसिक बातें। जब आप रिवीजन करने चलेंगे तो इसका भी रिवीजन होगा। नहीं तो होता क्या है, एग्जाम में पढ़ा तो है पर एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा क्या होगा, क्योंकि 6 महीने पहले पढ़ा था, रिवीजन नहीं हुआ उसका। आपने पढ़ा है, दिमाग में तो आ रहा कि पढ़ा तो है, सुना सुना तो लग रहा है ये, लेकिन एग्जैक्ट क्या वो ध्यान नहीं आ रहा। तो जितना अच्छा रिवीजन, और अब ये आप देखें तो आपको ऐसे रखना चाहिए, जब ये आपके कॉलम भर जाएं तो समझिए काम पूरा हो गया। तो आप एक साइड में जो करंट अफेयर्स है उसको जोड़ते चलें। मान लीजिए प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं, वहाँ कुछ नया मिल गया, यहाँ ऐड कर दीजिए कि हमने पिछले साल के क्वेश्चंस में देखा। और एक और फायदा भी होगा, क्योंकि जगह कम होगी तब आप में एक क्रिएटिविटी आएगी कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कम शब्दों में कैसे लिखें, जो मेंस में बड़ा काम आती है कि ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कम शब्दों में कैसे लिखें, क्योंकि यहाँ पे जगह तो थोड़ी सी है, पूरी आधे पेज की खबर है, तो आपको कीवर्ड समझ में आने लगता है, क्या जरूर लिखना है, वो धीरे धीरे आपके अंदर आदत आने लगती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ ये जरूर करें आप, जब आप नोट्स बनाएं तो उसमें ये ध्यान रखें कि आप मेटिकुलस हैं, आप व्यवस्थित हैं, ऐसे मॉम्बो जॉम्बो नहीं है। कुछ लोग ना बड़े बिखरे बिखरे रहते हैं, वो उनको सब चीज़ें पता, लेकिन चीज़ें बिखरी हुई हैं। आपको ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्थित रहना चाहिए कि हाँ ये ऐसे है, ये ऐसे, ये चीज़ें ऐसी हैं। तो वो भी एक महत्व है। इसलिए मैंने आपको 5 चीज़ें शुरू में कही कि पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा, आपको ध्यान होना चाहिए कि कैसे हम स्रोतों का इस्तेमाल करें, विगत वर्षों के प्रश्नों का क्या महत्व, कैसे हम ध्यान दें अपने नोट्स का, और कैसे करंट अफेयर्स को मैनेज करें। इसी क्रम में अगर मैं आपसे थोड़ी सी बात और करूं तो यहां पर मैंने वही लिखा हुआ कि नोट्स का क्या महत्व है, कैसे उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर हम, जैसा मैं आपको कह रहा था कि थोड़ा सामाजिक न्याय की अगर हम बात करें, तो आप जानते हो कि सामाजिक न्याय और जो भारतीय समाज है, मैंने आपको बताया ये भी तो जरूरी, भाई किसके लिए खाना बनाने जा रहे हो, वो भी जानना उतना ही जरूरी। तो भारतीय समाज और सामाजिक न्याय के बारे में बात करें तो ये थोड़ा ओपन एंडेड टॉपिक है। इसके लिए कोई ऐसी बहुत, आप जैसे होता है ना कि हाँ कुछ भी जो आजकल चल रहा है, जो बड़ी बातें उससे जुड़ी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, लेकिन पेपर 1 में इसका बड़ा महत्व है। अच्छा, आप रणनीतिगत अगर देखें, मैं से कह रहा हूँ कि आप, ऐसा मैं कह नहीं रहा अनिवार्य रूप से आपसे रणनीति बनाएं, लेकिन आप देखेंगे तो जितने टॉप 50 में कैंडिडेट्स रहे हैं, टॉप 50 में, उनकी मार्कशीट में आपको खास चीज़ दिखेगी। पेपर 1 में कम नंबर लाते हैं, पेपर 2, 3 में, 4 में ज़्यादा नंबर लाते हैं।
क्योंकि पेपर वन में बहुत सारा सिलेबस है, पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी और सोसाइटी। तो रणनीति अच्छी ये कहती है कि वहाँ पर हम ज़्यादा एग्रेसिव ना हो, वहाँ बैकफुट पे खेलें। सोसाइटी वहाँ पे मदद करता है आपकी कि 5-7 क्वेश्चन ऐसे आ गए कि हाँ चलो जो बेसिक क्राइटेरिया 50-60 नंबर का वो टच हो गया। और सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में हमने ज़्यादा मेहनत कर ली, जहाँ पर प्रेडिक्टेबिलिटी है, जहाँ पर क्वेश्चंस की संभावनाएं पता है कि क्या पूछी जा सकती हैं। तो आप देखोगे वो सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। सेकंड पेपर, थर्ड पेपर में उनके स्कोर 120, 125, 30 आ रहे होते हैं, यहाँ वो 60, 65, 70 पे सेटल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बड़ा दायरा, पता नहीं कहाँ से क्या पूछा जाए। ऐसे में सामाजिक, भारतीय समाज वाले जो टॉपिक्स हैं वो हेल्प कर जाते हैं। जो बेसिक टॉपिक्स आपके जो है, चाहे महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो जनसंख्या के मुद्दे हैं, शहरीकरण का मुद्दा है, या जो है अगर हम बात करें आपके सिलेबस में दिया हुआ पेपर वन में वो टॉपिक्स, तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं, और इसके लिए फिर मैं कहूँगा कि पेपर वन में औसतन आप देखते हो 5 प्रश्न हैं, पेपर 2 में औसतन 4 प्रश्न हैं। चाहे वो दिव्यांगजनों की बात हो, चाहे वो सुबह के वर्ग के लिए कुछ किया गया हो, तमाम आप जो है प्रयास किए जाते हैं, स्कीम इत्यादि, तो वो भी एक आपके लिए बहुत अच्छा स्रोत बन जाता है मेंस के लिहाज से। प्रीलिम्स में स्वाभाविक रूप से अगर देखा जाए तो इनका हिस्सा थोड़ा कम ही दिखाई पड़ता है, और इसके लिए सबसे अच्छा स्रोत मैं फिर कहूँगा एनसीईआरटी है। भारतीय समाज करके जो एनसीईआरटी आती, हालांकि एनबीटी से किताब आती एससी दुबे की, एससी दुबे की किताब है भारतीय समाज। आप जानते हो एनबीटी क्या है, नेशनल बुक ट्रस्ट, वो फिर सरकार की तरफ का स्रोत है। एनबीटी की तरफ से किताब आती भारतीय समाज, जो बड़े अच्छे से लिखी गई है भारतीय समाज के बारे में, कि विविधता में एकता क्या है, जो है क्षेत्रवाद क्या होता है, सांप्रदायिकता क्या होती है, उसके क्या कारण है, उसके क्या निवारण है, इस तरह की चीज़ें। बहुत पतली सी किताब है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, बहुत अच्छे से लिखी गई है, उसको आप देख सकते हो। और इंडिया ईयर बुक में एक चैप्टर होता है समाज कल्याण करके, समाज कल्याण करके, वहाँ पर सामाजिक न्याय से जुड़ी हुई जितनी मुख्य स्कीमें होती हैं वो एक जहाँ कर दी जाती हैं। तो इंडिया बुक से 3 चैप्टर आपके काम के होते हैं सामाजिक न्याय के हिसाब से। एक समाज कल्याण, दूसरा शहरीकरण से जुड़े हुए मुद्दे, शहरीकरण से जुड़े हुए मुद्दे, और तीसरा जो है जिसको आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की नीतियाँ जो स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए बनाई जा रही हैं। तो आप देखते हो उसमें सवाल लगातार वो पूछ रहे थे, शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, लोगों के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं, ये आप इंडिया बुक से पढ़ लें तो एक जहां आपको मिल जाता है, इस और बहुत ज़्यादा उसके लिए ज़रूरत नहीं होती। पर मैं फिर कहूँगा कि चूँकि मेंस का विषय है तो आपको यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जब पीटी के बाद, स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए कि पीटी के बाद इस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि मेंस का टॉपिक है। तो जो मेंस के टॉपिक है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं पीटी के बाद उसको, जब ये गैप, क्योंकि पीटी वाले दिन, जैसे मान लीजिए इस बार ये 28 मई को पीटी है, अगर 28 मई की शाम को जब आंसर सीट लगभग बाजार में आ जाएगी और आपको ये पता है कि आप निकाल रहे हो पीटी, उसके बाद आपको खुद ही एक एनर्जी मिल जाएगी। वो बिल्कुल जो लोग फिजिक्स पढ़ते हैं ना कि एक अपने आप एनर्जी का स्रोत आ जाता है कि आप तो बस लड़ाई पूरी होने वाली है। तो फिर आप अगले 2-3 महीने में आप इन सब चीज़ों को पढ़ते हो कि भाई जो है भारतीय समाज की जुड़ी बातें, एथिक्स की जुड़ी बातें, इत्यादि इत्यादि। और अगर पीटी में श्योर नहीं है, डोलड्रम की स्थिति है, तो 2 महीने ऐसे निकल जाते हैं, पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बताया कि पीटी मैथमेटिकली डिफिकल्ट है, आयरन गेट है। एक बार आप ट्रेन में एंटर कर गए तो संभावनाएं बहुत बनती है कि गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। तब उल्टा है कि बहुत कुछ बुरा होगा तभी गंतव्य नहीं पहुंचेंगे। पीटी में तो बिल्कुल ऐसा है कि अगर ट्रेन में नहीं चलो तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो अगली ट्रेन आएगी तब देखा जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा आपको स्ट्रेटजी वाइज चीज़ों का ऐसा ध्यान रखना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया था कि ओपन सेशन का उद्देश्य आपको आपका ओरिएंटेशन इस तरफ ले जाना कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके मुख्य बिंदु क्या हैं, क्या उसके पक्ष हैं, इन पे ध्यान ले जाना, वो उद्देश्य था। तो आई होप मैं उस उद्देश्य में कमोबेश सफल रहा, और ये कुछ बातें थी जो आपको ध्यान रखनी चाहिए तैयारी के समय। और बाकी आप सभी को ऑल द बेस्ट, जो भी आप बनो। पर मैं फिर कहूँगा कि आप जहाँ भी पढ़ रहे हो वहाँ पे इस बात को ज़रूर लिख लीजिए कि ये एग्ज़ाम किस लिए है। तर्क पे ज़रूर अपने तर्क पे भरोसा करिए, उससे ज़्यादा बढ़िया एंकर आपके पास नहीं। एंकर बोलते हैं मार्गदर्शक को, उससे बढ़िया मार्गदर्शक कोई है नहीं। तो आपको ये चीज़ें कुछ ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू। अगर आप पे कुछ सवाल हो एक आध तो मैं क्विकली इसको ले सकता हूँ। जी मैम। हाँ, पर्याप्त है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैं फिर कहूँगा, लेकिन कोई भी स्टडी मटेरियल तब पर्याप्त होता है जब आप उसका अनुप्रयोग कर पाएं। ऐसा नहीं होता इस एग्जाम में कि सीधे सीधे पूछ लिया जाता वही चीज़, लेकिन उसका अनुप्रयोग करना आपको आना चाहिए। जो भी खबर है वहाँ पे आप उसको, अगर आप होते तो अनुप्रयोग कर पाते कि नहीं,
जैसे मान लीजिए आपको मौद्रिक नीति बनाने को कहा जाता है तो आप समझ पाते कि क्या ध्यान रखना है कि नहीं, उस पर फोकस करिए, उसकी समझ विकसित करने पे ज़्यादा फोकस करिए। जहाँ तक बात कंपाइलेशन की है, मैं ऐसा मानता हूँ, सिर्फ इसी संस्था की बात नहीं, मेरे ख्याल से कमोबेश लगभग सभी जगहों पर आपको ऐसा दिखेगा कि आज ये संस्थाएं या हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर मैं बहुत ईमानदारी से कहूँ तो विभिन्न स्रोतों में जो चीज़ें बिखरी हैं उसको एक जगह ला रहे हैं, एक जगह ला रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत क्रिएटिव वर्क है, ये एक तरह से कंपाइलेशन वर्क है। क्रिएटिव करने में शायद नुकसान भी हो सकता है, तो हम एनसीईआरटी में क्या बढ़िया है, बाकी जगहों पे क्या बढ़िया है, उसको एक जगह पे ला रहे हैं, उस लिहाज से पर्याप्त है। लेकिन सवाल वही है कि आपका वो मटेरियल सिर्फ उतना ही हो पाएगा जितने का आप अनुप्रयोग जानते हैं, और तो फोकस करिएगा उसको समझने पर, उसके अनुप्रयोग पर, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज़ पढ़ें उसके अनुप्रयोग को देखें, और अनुप्रयोग जानने का एक ही तरीका है कि अगर आपको वहाँ पे कर दिया जाता तो आप कैसे करते। आपको समझ में आ रहा है कि अगर आपको बजट बनाने को कहा जाता तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखते, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये उद्देश्य होता है। जी, और कोई प्रश्न? एनसीईआरटी 11 12 मैंने आपको कहा कि वो पर्याप्त है, और आजकल तो मटेरियल्स बहुत हैं। ये फिर सवाल यही है कि आप कितनी बुक पढ़ते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पतली सी कुंजी भी काम करती है बॉस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर आप प्रतियोगिता दर्पण का जो स्पेशल विशेषांक आता है इकोनॉमिक्स का, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ ले तो भी काफी तैयारी हो जाती है। आपको ऐसे भी लोग कहते मिल जाएंगे कि बहुत बेसिक बेसिक किताबें जो जिनको आप कहते हो कि अरे ये तो सस्ती किताब है, इनका क्या महत्व है, अगर उसको भी ठीक से पढ़ लिया जाए तो पढ़ना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम क्या कर रहे हैं, हम मानते हैं कि ये किताब भी वो किताब भी, आप उस जो जितना पढ़ रहे हैं वो ऑथेंटिकली आपका है कि नहीं। मैंने आपको कहा कि एनसीईआरटी अगर ठीक से पढ़ ली जाए तो भी पर्याप्त है, लेकिन एनसीईआरटी लोग ठीक से पढ़ते कहाँ हैं, वो भी एक सवाल है। एनसीईआरटी को अगर आपने ठीक से पढ़ा तो बहुत सारी बातें लिखी हुई। मैं अगर इकोनॉमिक्स की बात करूं, बाकी एनसीईआरटी के बारे में नहीं कह सकता, मैं जानता नहीं हूं, लेकिन इकोनॉमिक्स में निस्संदेह एनसीईआरटी बहुत अच्छे से लिखी गई है, इसमें कहीं दो मत नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे भी इकोनॉमिक्स में क्लास 6 7 8 की एनसीईआरटी है भी नहीं, 9 से शुरू होती है। तो और 9 की एनसीईआरटी तो ये मेरे ख्याल से 15-20 पेजेस की भी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा होगी तो 20-22-25 पेजेस से ज़्यादा नहीं। तो वो एक आध दिन की बात है, वो तो आप कभी भी रास्ते चलते यहाँ से घर जाते समय पढ़ सकते हैं, तो वो इतना महत्वपूर्ण नहीं। पढ़ ही लीजिए, क्या दिक्कत है उसमें, 2 मिनट, उसमें कोई नुकसान नहीं होगा उससे। और कोई प्रश्न? नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर रेगुलर पढ़ना चाहिए। न्यूज़पेपर से समझना नहीं है, पढ़ना है, सिर्फ जानना है क्या चीज़ें चल रही हैं, इतना ही आपका फोकस होना चाहिए। आप कोशिश करते हो कि न्यूज़पेपर को हम बिल्कुल रट जाएंगे, संभव नहीं है। आपको न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ना है और क्या चल रहा है उसको समझने की कोशिश करनी। आप आज आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? नहीं पढ़ा, कल भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? वही गड़बड़ है, आप चयन नहीं कर सकते कि क्या इफेक्टिव है क्या नहीं इफेक्टिव है। एक आदत की तरह, जैसे बाकी आदतें होती हैं, एक आदत की तरह न्यूज़पेपर भी होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी भूल जाइए आप यूपीएससी दे रहे हैं, एक सामान्य जागरूक नागरिक को पता तो होना चाहिए ना क्या चल रहा है। अजीब बात, हमें ये भी नहीं पता कि हमारे देश में चल क्या रहा है, हमें ये नहीं पता कि आजकल आर्थिक गतिविधियां कैसी हैं, हमें नहीं पता आजकल जो है एक राजनीतिक को छोड़, राजनीतिक जरूरत से ज्यादा पता है, ये भी थोड़ी दुर्भाग्य की बात है। जरूरत से ज्यादा पता है, वहां जितना पता होना चाहिए उससे बहुत ज्यादा पता है, वो उल्टा है, बल्कि उसमें तो और उल्टा चल रहे हैं आप, कि वो भी चीजें पता है जिसको जानने की जरूरत नहीं है। लेकिन आर्थिक है, सामाजिक है, पर्यावरणीय है, बहुत कुछ चल रहा है पर्यावरण। अब आप पर्यावरण के बारे में आप बताइए, कितना आप जानते हैं क्या चीज़ें चल रही हैं आजकल। बहुत सारी आप जिस राज्य से हैं तमाम स्कीमें हो रही होंगी सोलर एनर्जी को लेकर, आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए। एक सामान्य नागरिक को भी जानकारी होनी चाहिए। इससे मतलब नहीं है कि आप एग्जाम दे भी, मैं तो ये भी कहता हूँ कि जो एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं उनको भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे आपको अंदाज़ा लगने लगता है कि क्या चल रहा है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना, और न्यूज़पेपर पढ़ते समय सिर्फ ये ध्यान दें कि आप उस चीज़ को समझें कि क्यों हुआ है, बस इतना ही। और आप चीज़ जो समझते हैं उसके बाद फिर कहा एक बार समझ लिया तो अपने आप ही वो अगली बार न्यूज़ में अपने आप मजा आने लगेगा। पर हाँ, पहले 15 दिन न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होगा। जो लोग थोड़ा बहुत गाना वाना गाजा जानते हो या गिटार बजाते हो जानते हैं, पहले 15 दिन स्ट्रिंग पे हाथ लाना बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि 20 दिन हो सकता है। पहले 20 दिन आपके लिटमस टेस्ट हैं। अगर आप पहले 20 दिन आपको न्यूज़पेपर लेके घंटा, ऐसे 1 घंटा टाइम लगा के टाइमर का, सिर्फ कुछ समझ में ना, फिर भी पढ़ेंगे, हिलेंगे नहीं,
बल्कि हो सके तो किसी कहते बांध दो मुझे यहाँ पे कुर्सी में, और जो हमें 1 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना ही है चाहे जैसे हो। इन के इन पे कारण वो आदत शुरुआत में थी कि अभी आदत रही नहीं है। 1 घंटा में मोबाइल देखने में दिक्कत नहीं होती कि बहुत आदत है, मोबाइल तो हम चलते हुए भी देख लेते हैं, आदत है। सारी बातें आदतों की है। तो ये आदत पहले 15-20 दिन में बनानी पड़ेगी, और ये बना लेंगे तो बहुत सहयोग होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जी सर। ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं है, पहले ऐसा था, पर अब पीआईबी भी हिंदी में आती है। जो पीआईबी की रिपोर्ट भारत सरकार की वो हिंदी में आती है, तो अब ऐसा नहीं। पहले चूंकि जब डिजिटल नहीं थी तब हिंदी रिपोर्टिंग में थोड़ा दिखता था कि चीज़ें जो है असंतुलित हैं, लेकिन अब कम से कम अर्थव्यवस्था, पर्यावरण इत्यादि में नहीं है। राजनीतिक खबरों में वो पक्ष ले सकते हैं, पर अर्थव्यवस्था, पर्यावरण इत्यादि की रिपोर्ट अब पीआईबी को ही एज इट इज ज़्यादातर लोग दे रहे हैं। तो सारी न्यूज़, हाँ कुछ एक न्यूज़पेपर जो स्थानीय है उनको आप अवॉइड करें। बहुत सारे स्थान, पंजाब पत्रिका का महत्व नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ कोई भी बेसिक, चाहे अमर उजाला हो, चाहे दैनिक जागरण हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, लगभग सभी अब जो है औसतन हम देखें तो खबरें आपके काम की मिल जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई बहुत बड़ी पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा जो आपको, मैंने कहा ना एकेडमिक नहीं होना है, कोई शोध पत्र की बात नहीं है। नहीं वो इसलिए इवेंचुअली क्योंकि ज़्यादातर टॉपर्स आपके इंग्लिश वाले रहे, वो एक कारण है। पर मेरा जहां तक मानना है कि न्यूज़पेपर अब चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, चाहे नवभारत टाइम्स हो, उसमें बहुत अंतर नहीं रह गया है। और मेरे ख्याल से एक बार जब आपको नवभारत टाइम्स की आदत पड़ जाएगी या दैनिक जागरण पढ़ने लगेंगे, तब इंडियन एक्सप्रेस की भी एक आध चीज़ पढ़ना बहुत मुश्किल नहीं रह जाएगा। जाहिर सी बात है, वो अलग बात। मान लीजिए ठीक है, मैं अभी नहीं जानता हेलीकॉप्टर चलाना, तो मैं क्या करूं, मतलब जाहिर सी बात है उसके लिए अपने आप को सरेंडर तो नहीं कर दूंगा ना। इस सिमुलेशन में हेलीकॉप्टर चलाते हैं, आप जानते हैं, एक सिमुलेशन मॉडल होता है, उसमें चलाया जाता है, वहां सीखते हैं, फिर देखेंगे आगे वहां से रास्ता निकलेगा। कम से कम इतना कदम तो चले, कम से कम हिंदी वाला तो पढ़ ले पूरा, फिर आदत धीरे धीरे बनती रहेगी, आपको खुद ही लगेगा थोड़ा बहुत इंडियन एक्सप्रेस भी देख लेते हैं यदा कदा, तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है ना। आजकल तो स्रोत उपलब्ध नहीं है, स्रोत की कमी तो नहीं। अच्छा, ये जो मैगजीन्स हैं ये वो दूरी को पूरा कर देते हैं कि जो अंग्रेजी न्यूज़पेपर में है, जो आप किसी कारण से हिंदी न्यूज़पेपर में नहीं पढ़ पाए, वो आपको मैगजीन बता देगी, वो दूरी वहां से पूरी हो जाएगी। किसमें? मैगजीन ठीक वैसे जैसे कि आप कोई एग्जाम जब आप दे रहे हो, तो चूंकि एग्जाम ओरिएंटेड है, तो यहां पर लिखने वाला ये दिमाग में रख के चलेगा कि यूपीएससी क्या पूछेगी, और जरूरी नहीं कि जिस तरह से आप सोच रहे हो उस तरह से यूपीएससी सोच रही हो। एक मिनट सर, बहुत ज़रूरी फ़ोन है, सॉरी। क्या लगा, किसका फ़ोन था? मैंने कहा बहुत ज़रूरी फ़ोन था, क्या लगा किसका फ़ोन था? अब आप सोच रहे हो कि इनका फ़ोन था, हकीकत कुछ और भी हो सकती है। जब मैं यूपीएससी को दिमाग में रख के मैगजीन लिखूंगा तो सोचूंगा इनका फ़ोन था। यूपीएससी क्या पूछ सकती है, उसका फ्रीडम है। न्यूज़पेपर वाला ये दिमाग में रख के नहीं लिखता, वो सामान्य जानकारी लिखता है, ये फर्क है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जानकारी चल क्या रही है, ये मैगजीन उन जानकारियों में और एडिशन कर देगी, इतना ही फर्क। और जहां तक बात ये है कि अगर आप ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें अगर हम सिर्फ मैगजीन पढ़ सकते हैं, तो ठीक वैसे है कि आप मुझसे ये कह रहे हो कि सर हमारे पास जब 10 फीट पे तैरने का व्यवस्था है तो हम 4 फीट पे तैरें क्यों, 10 फीट पे ही तैरते हैं। समझ में आया क्या फर्क है? 10 फीट पे तैरने के लिए पहले 4 फीट पे तैरना जरूरी है, तब आपको तैरने की कला समझ में आएगी कि 10 फीट में कैसे तैरते हैं। नहीं तो गहराई का आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि वहां पे क्या क्या लिखा, फिर आप उसको रैंडमली पढ़ोगे कि अच्छा कुछ कुछ है बस। उसको कितना आप ग्रास्प कर पाओगे ये डिपेंड करेगा कि आपने पहले होमवर्क कितना किया हुआ है। इसलिए ये दोनों का महत्व है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि न्यूज़पेपर जरूर पढ़ें, वो आदत होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू। और अगर आपको किसी भी तरह की कुछ मुझसे अगर आपको कुछ पूछना है अगर, तो आप चाहे तो ईमेल आईडी भी लिख सकते हैं। थैंक यू।